हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने एनडीए की तैयारी को बूस्ट अप कर रहे होंगे, क्योंकि अब केवल एक महीना आपके सामने बचा हुआ है। तो आज हम आपके सामने वेरी इंपॉर्टेंट क्लास लेके आए हैं, जिसमें हम आपका स्टैटिस्टिक्स इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इसका आज पार्ट ए है और इस वीडियो में हम लोग पीवाईक्यू को देखेंगे और साथ ही साथ में उसकी जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है उसको भी पढ़ेंगे, और उसमें जो ट्रिक्स हम लोग यूज़ कर सकते हैं, जो फॉर्मूलेज हम लोग यूज़ कर सकते हैं, उसका कैसे इंपॉर्टेंस है, तो वो ये सारी चीज़ें जो है वो हम लोग इस क्लास में देखेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि हम आपके लिए अब चैप्टर वाइज वीडियो डालना स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये इस क्रम में पहली वीडियो है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ओके। पहला क्वेश्चन देखने से पहले हम आपको थोड़ा सा स्टेटिस्टिक्स के बारे में बता देते हैं कि आखिरकार स्टेटिस्टिक्स होती क्या चीज़ है। ठीक है ना, स्टेटिस्टिक्स क्या चीज़ क्या होती है ये। देखिए, ये आपके एग्जाम में 10 जो है वो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसके अराउंड 10 क्वेश्चन। ठीक है, 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो 10 क्वेश्चन का मतलब कितना हो गया, 25 मार्क्स का वेटेज यहाँ से आपको मिल रहा है, तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए हम आपके लिए सबसे पहले कौन सी क्लास लेके आए, स्टैटिस्टिक्स की लेके आए। क्यों? क्योंकि हमको मालूम है कि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि ये टॉपिक जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके क्लास में आपके जो एग्जाम है उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमने आपका स्टैटिस्टिक्स टॉपिक को चुना है। ठीक है, चलो देखते हैं सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स होती क्या चीज़ है। जैसा कि आप लोगों को मतलब पता होगा कि हम लोग डेली टू डेली लाइफ में जो चीज़ें पढ़ते हैं उसी से हम लोग कुछ डेटा कलेक्ट करते हैं। ठीक है, आप मान लो एज एन ऑफिसर, जब आप ऑफिसर बन जाओगे या किसी भी डिपार्टमेंट में जॉब करोगे, तो आप लोगों को वहाँ पे डेटा का इंपॉर्टेंस पता लगेगा, राइट, कि डेटा क्या चीज़ होती है, ये डेटा हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। आजकल आप लोग देखते हैं यूट्यूब पे हर व्यक्ति अपने डेटा के यूज से कहाँ तक पहुँच गया है, तो डेटा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसलिए आपके एग्जाम में स्टेटिस्टिक्स आता है, क्योंकि डेटा का इंपॉर्टेंस आज के टाइम में बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, तो इसलिए ये एक ऐसी ब्रांच है साइंस की, ये भी एक प्रकार की आपकी क्या है, साइंस की ब्रांच है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जिसमें हम लोग डील करते हैं आपका जो डेटा है उसका कलेक्शन। ठीक है, डेटा का कलेक्शन उसके में क्या है, उसके बाद में उस डेटा का एनालिसिस किया जाता है, और एनालिसिस करने के बाद में उस डेटा का इंटरप्रिटेशन किया जाता है। क्या किया जाता है, उस डेटा का इंटरप्रिटेशन किया जाता है, और उस इंटरप्रिटेशन से ही हम लोग जो है निकालते हैं कि आखिरकार में वो डेटा का कितना इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो इसलिए स्टैटिस्टिक्स में ये बहुत ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आपको हम लगे हाथ ये भी बता देते हैं कि आखिरकार में जो ये जो डेटा होता है ये आपका कितने प्रकार का होता है। तो देखो, डेटा को हम लोग दो तरीके से निकाल सकते हैं, एक तो इंटरनल डेटा होता है, ठीक है ना, और एक होता है आपका एक्सटर्नल डेटा। एक कैसा डेटा होता है, एक्सटर्नल डेटा। इंटरनल का मतलब होता है कि जब आप खुद ही इन्वॉल्व होकर किसी भी कंपनी में, जैसे आप खुद की कंपनी है उसमें आप लोग खुद डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो वो आपका इंटरनल हो गया। और एक्सटर्नल हो गया जब हम किसी कोई बाहर की कंपनी है उससे हम डेटा कलेक्ट करते हैं, तो उसको एक्सटर्नल बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, एक्सटर्नल से डेटा कलेक्ट करने के दो तरीके हैं, एक इसको बोलते हैं प्राइमरी, ठीक है, और एक को बोलते हैं सेकेंडरी। ये हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो हो सकता है क्या पता आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले, क्योंकि ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो प्राइमरी डेटा क्या होता है, प्राइमरी डेटा वो डेटा होता है जो आप खुद इन्वेस्टिगेशन के तौर पे वहाँ पर जाकर लेते हैं। यानी कहने का मतलब ये, जैसे कोई भी प्राइवेट कंपनी है, आप वहाँ पे गए, आपने डेटा लिया, राइट, तो वो डेटा आप ही गए, आपने ही खोजा, समझ गए ना। तो इसमें क्या है कि आपकी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है, इसमें क्या है, आपकी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम लोग लिखेंगे ये डेटा है कलेक्टेड बाई यू, और यू को क्या बोलेंगे, इन्वेस्टिगेटर, जो इस डेटा को लेगा। ठीक है ना। अच्छा, जो सेकेंडरी डेटा होता है, सेकेंडरी डेटा में क्या होता है, आप किसी से डेटा पूछ रहे हैं, आप किसी से डेटा ले रहे हैं। कैसे, जैसे मान लो आप किसी गवर्नमेंट कंपनी में गए, और उसके बाद गवर्नमेंट में गए, और उसके बाद में डिपार्टमेंट में वहाँ पे आपने बोला हमको डेटा चाहिए, उनके पास में ऑलरेडी डेटा था और आपने वो डेटा ले लिया, उसके बाद में आप घर पे आ गए। तो आपने जब किसी पर्सन से डेटा लिया है, तो अब यहाँ पे लिखेंगे कलेक्टेड बाई द डिपार्टमेंट, ठीक है, और द गवर्नमेंट। किसी भी कलेक्टर से डेटा लिया है तो हम लोग क्या लिखेंगे, बाई नहीं होगा, कलेक्टेड बाई द डिपार्टमेंट, यहाँ पे फ्रॉम होगा। ठीक है, आप लोगों ने किसी कंपनी से डेटा लिया है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, ये हमारा सेकेंडरी डेटा है, इसमें आप लोग खुद इन्वॉल्वमेंट नहीं, वो डिपार्टमेंट ज़्यादा इन्वॉल्व है। ठीक है, पहले वाले में क्या था, आप डिपार्टमेंट में ही गए थे, उन्होंने बोला था कि ये रखा है मतलब कि कागज़, इसमें आप लोग ढूंढ लीजिए कहाँ कहाँ डेटा अपना खुद ले लीजिए। ठीक है, तो ये होता है प्राइमरी, और जब आपकी खुद की कंपनी होती है तो आपका इंटरनल होता है। ठीक है, तो ये बेसिकली है। तो स्टैटिस्टिक्स आपकी एक साइंस की ब्रांच है, जिसमें आप लोग डेटा का कलेक्शन करते हैं, एनालिसिस करते हैं, इंटरप्रिटेशन करते हैं। ठीक है, और उसमें एक डेटा होता है, डेटा दो प्रकार का होता है, इंटरनल एक्सटर्नल, और उसके बाद में प्राइमरी और सेकेंडरी। अच्छा, हम आपको ये क्यों पढ़ा रहे हैं, अब देखिए आप क्वेश्चन एग्जाम में क्या आया, ये एनडीए 2008 सेकेंड में आया, क्या आया, कंसीडर द फॉलोइंग 3 मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग डेटा। ठीक है, कलेक्टिंग डेटा फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफिसेस,
कलेक्टिंग डेटा फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफिसेस। अब देखिए आप ऑफिस में गए और आपने डेटा को कलेक्ट किया, ठीक है ना, तो ये आपका कौन सा वाला हो जाएगा, ये आपका कौन सा हो जाएगा, ये आपका सेकंड ही हो जाएगा। आप डेटा गए, आपने ऑफिस में गए, ऑफिस में डेटा रेडी रखा था, आपने फटाफट से ले लिया। सेकंड क्या है, कलेक्टिंग डेटा फ्रॉम द पब्लिक लाइब्रेरी। अब देखिए अब लाइब्रेरी आपकी तो है नहीं, लाइब्रेरी तो किसी दूसरे इंसान की है, लेकिन लाइब्रेरी में आपको जो डेटा है वो आपको एकदम वेल मेंटेन नहीं मिलेगा। जैसे मान लो आपको लाइब्रेरी में कोई न्यूज़पेपर मिल रहा है, तो आप जाएंगे लाइब्रेरी में न्यूज़पेपर ओपन करेंगे बहुत पुराना, उसके बाद में उस न्यूज़पेपर में कोई डेटा होगा, वो डेटा आप लोग वहाँ से इन्वेस्टिगेशन करके लेके आएंगे, राइट। तो इस प्रकार से ये जो पब्लिक लाइब्रेरी में जो भी डेटा हम लोग लेंगे जाके, वो आपका कैसा डेटा होगा, वो आपका प्राइमरी डेटा होगा। नेक्स्ट देखते हैं कलेक्टिंग डेटा बाय टेलीफोनिक इंटरव्यू। अब मान लो आपको किसी को आपने किसी को कॉल किया और उससे आप डेटा पूछ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि जो पर्सन जिससे आप पूछ रहे हैं उसके पास में डेटा तो ऑलरेडी है भाई, उसके पास में डेटा तो ऑलरेडी है, ठीक है ना। तो जब उसके पास में डेटा ऑलरेडी है और आप उसे ले रहे हैं, इसका मतलब वो डेटा आप सेकेंडरी डेटा हो गया। तो इस प्रकार से पहला सेकेंडरी है, थर्ड भी सेकेंडरी है, लेकिन जो आपका सेकेंड है वो आपका पब्लिक लाइब्रेरी वाला ये प्राइमरी है। तो देखो कौन सा ऑप्शन है, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। तो इसमें सी ऑप्शन आप देख सकते हैं, फर्स्ट एंड थर्ड गिव सेकेंडरी एंड सेकेंड गिव्स प्राइमरी डेटा। तो सी ऑप्शन एकदम से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था, इसलिए हमने सोचा आपको बता दें, क्योंकि क्या पता बेसिक सा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, 2.5 नंबर आराम से आपको मिल जाएंगे, 2.5, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका कह रहा है व्हाट इज द क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व ऑफ द स्टैटिस्टिकल डेटा कॉमनली कॉल्ड। अब देखो पहले समझ लो, ये हमने आपके लिए ऐसी नेक्स्ट स्लाइड लगाई हुई है, ग्राफ्स ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये समझो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, ये हम सारी चीज़ें आपको समझाएंगे। देखो क्या होता है, जब भी हम लोग कोई भी डेटा कलेक्ट करते हैं, तो उस डेटा को कुछ कुछ के ग्रुप में बना के रखा जाता है, जिसको हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ये फ्रीक्वेंसी डिस्क्रीट भी हो सकती है और कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी भी हो सकती है, ठीक है। अच्छा, उस डेटा में जो हमको फ्रीक्वेंसी मिली है उसके बेसिस पे हम लोग डिफरेंट ग्राफ्स बनाते हैं, तो इसीलिए बोलते हैं ग्राफ ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखिए जैसे कि पहला ग्राफ आपके जो सिलेबस में है वो है बार डायग्राम। क्या है, बार डायग्राम, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बार डायग्राम। तो आप लोग बार डायग्राम के भी बेसिस पे अपनी फ्रीक्वेंसी को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। बार डायग्राम में क्या होता है, बार डायग्राम में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपकी है, सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपकी क्या है, द लेंथ ऑफ द बार। मतलब बार की जो लेंथ है वही इंपॉर्टेंट है। जैसे हम आपको एक एग्जांपल देते हैं, जैसे मान लो अभी किसी क्लास में गए और आपने क्लास में पूछा कि अच्छा ये बताओ 18 ईयर्स के कितने बच्चे हैं, तो 18 ईयर्स के जो आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो सपोज 3 हैं। फिर आपने पूछा 20 ईयर्स के कितने बच्चे हैं, तो 20 ईयर्स के बच्चे सपोज नंबर ऑफ 4 बच्चे हैं। ये मान लो किसी स्कूल का डेटा हम लोग निकाल ले रहे हैं। तो अब आप लोग क्या करेंगे, इस ग्राफ को बनाएंगे, ठीक है, इस ग्राफ को इस तरीके से बनाएंगे। अच्छा, इस ग्राफ को इस तरीके से बनाएंगे, उसके बाद में यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, यहाँ पे आप लिख देंगे कि ये आपकी क्या है, फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, ये आपकी फ्रीक्वेंसी। एक सेकेंड ये रफ करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे, आपको क्या है, आपने पता लगाया है कि कितने ईयर्स के बच्चे हैं, और यहाँ पे क्या लिखें, नंबर ऑफ स्टूडेंट लिख दिया, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 80, यहाँ पे लिखेंगे 20, क्योंकि हमने 2 ही ईयर के बच्चे लिए, 18 और 20, ठीक है। तो 18 के बच्चे कितने हैं, 3 हैं, तो हम लोग यहाँ पे ऐसे करके 3 का बनाएंगे, और इसकी जो लेंथ है इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू 3 होगी। उसके बाद में फिर हम एक और बनाएंगे 14 का, वो इस तरीके से बनाएंगे। अब इसकी जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, 4 होगी, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो जो बार डायग्राम है, बार डायग्राम में आपकी ओनली लेंथ ऑफ द बार जो है वो इंपॉर्टेंट है, और उसी से हम लोग डेटा को निकालते हैं, ठीक है। तो कैसा भी डेटा हम लोग अच्छा, ये जो बार होता है इसकी जो विड्थ होती है, ये वाली चीज़ ये आपकी इक्वल होती है, और जो लेंथ होती है वो डिपेंड करती है डेटा कैसा है। डेटा 3 है तो छोटी होगी, 4 है तो और बड़ी होगी, 5 है तो और बड़ी होगी। इस तरीके से जिसकी जो लेंथ है ये हमको बताती है कि आखिरकार मेरा डेटा कैसा है, ठीक है। तो ये बार डायग्राम है, ये ईजी है, बहुत ईजी है, आप लोग इसको अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। सेकेंड जो है, सेकेंड आपका दे रखा है, वो आपका दे रखा है पाई डायग्राम। क्या लिखा है आपका, पाई डायग्राम। अब पाई डायग्राम क्या होता है, पाई डायग्राम बेसिकली एक सर्कल के ऊपर बेस्ड है। हम लोग क्या बोलते हैं, पाई डायग्राम। अब पाई डायग्राम में क्या होता है, सपोज एक सर्कल है, ठीक है ना, सपोज एक सर्कल है, और वो सर्कल में आपको पता है किसी भी सर्कल का जो सेंटर एंगल होता है वो 360 डिग्री होता है। कितना होता है, 360 डिग्री होता है। अब सपोज मान लो किसी बंदे ने कोई डेटा लिया और उसमें बोला कि जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला जो है वो 18 ईयर्स के बच्चों का है, ये वाला जो पोर्शन है ये 20 ईयर्स के बच्चों का है, ये वाला जो पोर्शन है वो 14 ईयर्स के बच्चों का है, और ये वाला जो पोर्शन है वो आपका 19 ईयर्स के बच्चों का है। इस तरीके से उसने जो है आपका बहुत सारा डेटा ले लिया। अब 18 ईयर्स के सपोज बच्चे आपके हो गए 5, और आपके 20 ईयर्स के सपोज बच्चे हो गए आपके 4, और 14 ईयर्स के सपोज बच्चे आपके हो गए 6,
उसके बाद में 19 ईयर्स के बच्चे सपोज आपके हो गए 2, और यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 17 ईयर्स का, तो 17 ईयर्स के सपोज बच्चे हो गए आपके पास में 1, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो मेरी फ्रीक्वेंसी है इसको ऐड करेंगे, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी को जब हम ऐड कर रहे होते हैं तो हमें पता होता है, इसको हम जब ऐड करेंगे तो 5, 4, 9, 6, 15, 2, 17, 1, 18, सब मेरे पास में टोटल बच्चे हैं 18, और टोटल सेंट्रल एंगल कितना है 360 डिग्री है। तो 1 बच्चे का जो एंगल होगा वो आपका 20 डिग्री हो जाएगा, राइट। अब इसीलिए 18 ईयर के जो 18 ईयर के बच्चे हैं उनकी वैल्यू तो 5 है, उनके नंबर ऑफ स्टूडेंट तो 5 है, तो एक नंबर ऑफ स्टूडेंट का डिग्री है 20 डिग्री, तो 5 का कितना हो जाएगा 100, यानी इसका मतलब ये हुआ। अब हम इसी फिगर को अगर हम अच्छी तरीके से बनाएं, अच्छे ढंग से बनाएं, तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि जैसे ये मेरा पाई डायग्राम है, ठीक है, और इसमें 100 डिग्री का आपको पता है ये वाला जो है आपका 90 डिग्री हो जाता है, तो इससे हम लोग हल्का सा बड़ा कर देंगे और ये आपका हो जाएगा 100 डिग्री का, और इसमें 18 ईयर्स के बच्चे होंगे और जिनकी वैल्यू 5 है। समझ में आ रहा है, इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब उसके बाद में 24 या 80 होता है, तो इसका मतलब ये जो बचा हुआ पोर्सन होगा ये वाला, तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, ये 20 ईयर्स के बच्चे हैं और इस बच्चे की वैल्यू कितनी है 4 है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में फिर 6 है तो 120 आ जाएगा, तो ये आपका 80 हो गया, राइट। अब उसके बाद में कितना आया 120 आया, तो 120 में आपका ये हो जाएगा यहाँ पे, तो इतना आपका ये हो जाएगा 120 डिग्री का एंगल हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपके 14 ईयर्स के बच्चे और टोटल आपके 6 है। उसके बाद फिर 19 का 2 डिग्री 40 डिग्री हो जाएगा, मतलब 2 की भाई 1 की वैल्यू 20 डिग्री है, तो 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 40, 6 की वैल्यू क्या हो जाएगी 120, और 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 20 डिग्री, राइट। तो यहाँ पे हम 2 की वैल्यू यहाँ पे क्या रख देंगे, ये वाली मेरी 40 डिग्री होगी और ये वाली मेरी 20 डिग्री होगी, राइट। तो यहाँ पे 19 ईयर का जो बच्चा है, 19 ईयर का उसकी वैल्यू 2 है, और 17 ईयर का जो बच्चा है उसकी वैल्यू 1 है। समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा पाई डायग्राम बन गया। ध्यान ये रखना, जो पाई डायग्राम होता है, पाई डायग्राम में आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है, ये जो एंगल निकाला जाता है बस यही मेन है। जैसे आपको किसी पर्टिकुलर का एंगल निकालना है, सेंट्रल एंगल, किसी पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी का आपको सेंट्रल एंगल निकालना है, तो उसका फार्मूला होता है सेंट्रल एंगल इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी जिसका हम लोग निकालना है अपॉन में टोटल फ्रीक्वेंसी और इनटू में 360, ये होता है, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग एंगल निकाल सकते हो उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का। समझ में आ रहा है। तो ये एक पाई डायग्राम होता है। अच्छा, नेक्स्ट समझते हैं, ये आप लोगों को समझ में आया। आप लोग इसको देखना और हमें ये याद रखना कि पाई डायग्राम में हमेशा एक ऐसा नंबर लिया जाता है जो 360 को कट कर दे, राइट। क्योंकि पॉइंट में एंगल बनाना मुश्किल होता है, इसलिए हम लोग पाई डायग्राम को वहीं पे लेंगे जहाँ पे हमारा पूरा 360 से कट जाएगा, राइट। तो ये होता है। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जिसको बोलते हैं हिस्टोग्राम। आपके पिछले एनडीए में ये वाला क्वेश्चन आया था, हमने आपको कराया भी है, आप लोग यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं। तो हिस्टोग्राम में क्या होता है, हिस्टोग्राम में आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब आपकी फ्रीक्वेंसी कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी होती है तब हम लोग हिस्टोग्राम को यूज़ करते हैं। कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी आप लोग प्लीज़ इसको अपनी कॉपी में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डाल लीजिए, क्योंकि ये आपके एग्जाम में पिछली बार आया है। कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी का यहाँ पे हम लिख देते हैं, कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी पे अगर आपको कोई ग्राफ बनाना है कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी पे, तो वो आपका होगा हिस्टोग्राम, ठीक है। अब हिस्टोग्राम होता कैसे समझ लेते हैं। सपोज मान लो मेरे पास में ये इस तरीके का एक हमको यहाँ पे ग्राफ बनाना है। हिस्टोग्राम में ये जो ग्राफ होते हैं वो आपस में कॉन्टैक्ट में होते हैं। कैसे, हिस्टोग्राम का जैसे डेटा कैसे लिखते हैं, 10 to 20 ईयर के सपोज बच्चे कितने हैं 5 बच्चे हैं, 20 to 30 ईयर के कितने बच्चे हैं, सपोज 4 बच्चे हैं। तो अब इसको लिखेंगे कैसे, ये देखिए, ये हमारा यहाँ पे हो जाएगा 10, यहाँ पे हो जाएगा 0, तो 10 to 20 यहाँ पे हो जाएगा 20। अब 10 to 20 में कितने बच्चे हैं, तो 10 to 20 में हमारे कितने बच्चे हैं, 10 to 20 में हमारे 4, तो इसकी जो लेंथ है वो कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी, राइट। इसकी लेंथ ही हमको बताती है, यहाँ पे हम लिख देंगे 5, यहाँ पे क्या लिख देंगे 5। अच्छा, यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट है, और ये क्या है, ईयर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, कितने ईयर का है, उसकी एज क्या है, ठीक है, ये हो गया। इसी से चिपकाए हुए ये मान लो 20 to 30, अब 20 to 30 में 4 है, तो इसी को हम लोग यहाँ से लिख देंगे ऐसे करके कि ये हमारा क्या हो रहा है, इसकी जो लेंथ है वो क्या होगी, इसकी लेंथ आपकी 4 होगी, तो यहाँ कहीं आपका ये आपका 4 आ जाएगा, राइट। तो जब भी हिस्टोग्राम में हमेशा 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, इस तरीके से जहाँ भी आपको डेटा मिले तब आपको ध्यान रखना है कि वहाँ पे आपका केवल और केवल हिस्टोग्राम ही बनेगा और कोई भी ग्राफ नहीं बनेगा, राइट। तो हिस्टोग्राम आपके एनडीए में पिछली बार भी आया था, आप लोग अगर देखेंगे हमारी वीडियो को तो पता लगेगा, एनडीए 2025 में ये क्वेश्चन पूछा गया है हिस्टोग्राम का, राइट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या होता है। नेक्स्ट जो फोर्थ वाला है, नेक्स्ट जो फोर्थ है वो आपका एक होता है ओगिव। क्या होता है, ओगिव होता है। और ओगिव जो है ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है कि ओगिव क्या होता है, व्हाट इज ओगिव। तो ओगिव को यहाँ पे लिखेंगे OGIVE, ओगिव को लिखेंगे, और इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको एक दूसरा नाम है उसको ही बोला जाता है, वो होता है कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। अब अच्छा, ये क्या होती है कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, समझ लेते हैं एक बात को। जैसे मान लो मेरे पास में 10 to 20 ईयर्स के जो बच्चे हैं, सपोज वो 4 हैं, 20 to 30 ईयर्स के जो मेरे बच्चे हैं वो मेरे 5 हैं,
30 to 40 ईयर्स के जो बच्चे हैं सपोज वो 3 हैं। देखो ये हो गया नंबर ऑफ स्टूडेंट, यहाँ पे हम वो सॉरी ये क्या हो गया ईयर ऑफ स्टूडेंट, यहाँ पे एज ऑफ स्टूडेंट क्या है वो ये है आपका, ठीक है, एज ऑफ स्टूडेंट। अच्छा इधर क्या है, इधर आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट है, नंबर ऑफ स्टूडेंट, इसी को हम लोग बोलते हैं फ्रिक्वेंसी, ठीक है। उसके बाद में एक कॉलम और बनाते हैं जिसको बोलते हैं कुमुलेटिव फ्रिक्वेंसी, इसको हम ये, ठीक है, कुमुलेटिव फ्रिक्वेंसी। अब देखिए यहाँ पे हम 4 हैं तो हम लोग यहाँ पे केवल 4 को लिखेंगे, 4 में 5 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे 9 लिख देंगे, 9 में 3 को ऐड करेंगे तो 12 लिख देंगे। तो ये मेरा होता है कुमुलेटिव फ्रिक्वेंसी। अब देखिए जब हम लोग ग्राफ इस तरीके से बनाएं कि हम लोग ग्राफ इस तरीके से बनाएं, जैसे सपोज ये एक्स एक्सिस है और ये मान लो वाई एक्सिस है, ठीक है। तो जब हमारा वाई एक्सिस पे हम लोग वाई एक्सिस पे क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को रखेंगे और एक्स एक्सिस पे हम लोग क्या रखेंगे, एक्स एक्सिस पे अपर लिमिट रखेंगे। अब हम आपको ये भी बताएंगे अपर लिमिट क्या होती है, अपर लिमिट ऑफ कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी, ठीक है। जैसे मान लो ये मेरा 10 जो है वो आपका लोअर लिमिट होता है और 20 जो है वो आपका अपर लिमिट होता है, ठीक है। तो सपोज हम लोग अपर लिमिट यहाँ पे लिखेंगे 20, यहाँ पे लिखेंगे 30, यहाँ पे लिखेंगे 40, राइट। अच्छा जब 20 अपर लिमिट थी तो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी थी, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 4 थी। सपोज हमने यहाँ पे एक निशान लगाया तो यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया 4, तो ये ऐसे करके इससे इसको कनेक्ट कर दिया, ये 4 हो गया। 30 थी तो मेरा क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 9 थी तो हम यहाँ पे कहीं 9 लिखेंगे, तो ये इसको यहाँ से ऐसे करके कनेक्ट करेंगे। उसके बाद में 12 है, 12 मेरी और ऊपर आ जाएगी इस तरीके, ये हमारा क्या है, इसको ऊपर बनाएंगे तो यहाँ पे 9 हो जाएगा, यहाँ पे 12 हो जाएगा। ये जब पूरा ग्राफ ऐसे ऐसे करके बनाएंगे, ठीक है। तो ये इस तरीके से जो ग्राफ बनता है वो हम लोग क्या बोलते हैं, ओगिव जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको भी समझना चाहिए कि क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जब आपकी यूज़ होती है तो वहाँ पे ओगिव ग्राफ बनता है, ठीक है। तो हमने आपको चारों ग्राफ ऑलरेडी बता दिए, अब इनके ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं, तो इसलिए हम लोग इसको समझेंगे। और क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, पिछले साल भी आया था, तो इसलिए इसको छोड़ना नहीं है। देखिए ऊपर क्वेश्चन क्या था, लिखा है व्हाट इज द क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। अभी बताया क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व क्या होता है, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, व्हाट इज द क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा कॉमनली नोन एज ओगिव। पता है, देखो बेसिक क्वेश्चन है और ये आपके 2.5 मार्क्स हैं, ये आपके फ्री के नंबर है। क्यों, क्योंकि जिसको नहीं पता होगा वो तो छोड़ के चला आएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए कह रहे इन स्टैटिस्टिक्स अ सुइटेबल ग्राफ फॉर रिप्रेजेंटिंग द पार्सनिंग ऑफ ए टोटल इनटू सब पार्ट। देखो क्या पूछ रहा है, अ सुइटेबल ग्राफ फॉर रिप्रेजेंटिंग द पार्सनिंग ऑफ टोटल इनटू सब पार्ट। क्या इसका, अब इसका ओगिव होगा जी नहीं, कंटिन्यूस होगा जी नहीं। अब यहाँ पार्सियन कर रहा है टोटल को सब पार्ट्स में, तो टोटल को सब पार्ट्स में पार्स करने के लिए क्या बताया था, पाई चार्ट। वेरी इजी क्वेश्चन है, आपको बताया था कि अगर किसी भी टोटल को सब पार्ट में बहुत ईजिली से डिवाइड करके उसका एंगल निकाला जा सकता है तो उसको पाई चार्ट कहते हैं। बेसिक सा क्वेश्चन था, जिसको पता होगा वो कर लेगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपके सब ग्राफ पे ही चल रहे हैं और ये आपके एग्जाम में आए हुए हैं, वो वाले करवा रहे हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है, द पॉपुलेशन ऑफ 4 टाउन्स ABCD, आपके 4 आपके टाउन है दिए गए हैं और बोल रहे हैं 2001 की पॉपुलेशन बताइए। और टाउन की पॉपुलेशन देखिए इस तरीके से दी है 6863 51 519 12 185 17 15, राइट। अब पहला लिखा है पाई डायग्राम। अब टेल मी, अच्छा पाई डायग्राम क्या पॉसिबल है। पाई डायग्राम के लिए सबसे पहले हमें सबको कैलकुलेट करना होगा, फिर हमें 360 डिग्री में उसका जो है 360 डिग्री में डिवाइड करना होगा। फिर उसके बाद में जो नंबर आएगा सबसे पहले उस नंबर का इसमें मल्टीप्लाई करो, फिर इसमें मल्टीप्लाई करो, फिर इसमें मल्टीप्लाई करो, फिर इसमें मल्टीप्लाई करो। ये आपको 4 एंगल आएंगे, तो ये एंगल सब पॉइंट में आएंगे, इसका करना बहुत ही मुश्किल है। तो ये आपका सब पार्ट में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पे पाई डायग्राम नहीं आएगा। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं बार चार्ट। बार चार्ट में बताया कि लेंथ होता है, इन सब की लेंथ आपको दी गई, तो बार चार्ट ही सही है। अच्छा हिस्टोग्राम, आपका क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वो मतलब जो कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी होता है उसमें हिस्टोग्राम होता है, इसलिए डी ऑप्शन तो होने नहीं है और क्यूबिक चार्ट भी नहीं होगा। तो इसलिए अब आप बताइए हमको, ये आपका 2.5 मार्क्स, ये देखिए आप बेसिक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसके चक्कर में आप लोग गलत कर देते हो, पढ़ के नहीं जाते हो। तो ये आपके ग्राफ कंप्लीट हो गया। अब आते हैं जो स्टैटिस्टिक्स की बैकबोन है, जिसको हम लोग बोलते हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। आप इसको समझते हैं कि ये सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है, ठीक है। अब देखो जैसे मान लो हमने कोई भी डेटा लिया, सपोज मेरे पास में 10,000 बच्चों का डेटा है। अब आप उस डेटा को लेके मान लो सपोज किसी सीनियर अथॉरिटी के पास में आप लोग गए हो और आपने बताया कि सर ऐसे ऐसे हमने डेटा कलेक्ट किया है, तो 10,000 बच्चों का डेटा है। उन्होंने कहा देखिए ऐसा है, हमें 10,000 बच्चों का डेटा, हम आपकी बात सारी बात समझ गए, लेकिन हमको ओवरऑल डेटा बताओ जो हमें इन सबका मिडिल बताओ। ओवरऑल का मतलब क्या है, वो हमको एक ऐसा पार्ट दे जिस पार्ट को हम ये समझ जाएं कि अगर ये पार्ट ले लिया तो ये चीज़ हमको पूरा 1000 डेटा को रिप्रेजेंट करता है। जैसे हम आपको एक एग्जांपल देके समझाते हैं। सपोज मेरे पास में एक डेटा है 10, फिर 10.1, 10.1, फिर 10.2, 10.3, 10.4 और ऐसे करके 10 to 11 के बीच में पूरा डेटा है सपोज। और मान लो ये 10 to 11 के बीच में 10,000 डेटा है, 10,000 इसकी क्वांटिटी है।
अब आप लोग मान लो सपोज किसी सीनियर अथॉरिटी को रिपोर्ट कर रहे हो, उसके बाद में उसने पूछा कि आपने डेटा कलेक्ट किया, बोला हाँ सर किया, 10,000 बच्चों का किया। तो उसने बोला अच्छा एक काम करो, उसकी सेंट्रल टेंडेंसी बताओ कितनी क्या है। सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब ये कह रहा है कि 10 to 11 के बीच में, 10 to 11 के बीच में कोई एक ऐसा डेटा, उसको एक ऐसा नंबर दे दो जो इस सारे नंबर को रिप्रेजेंट करता हो, राइट। तो सपोज उसने बोल दिया 10.5। अब आपका क्वेश्चन होगा कि वो इसने ये चीज़ कहाँ से बोली है। वही है, सब लोगों का सेंट्रल टेंडेंसी में तरीके बताए गए हैं कि कितने तरीके से हम लोग उसके एक डेटा को बता के वो पूरा डेटा रिप्रेजेंट कर देगा, वो सारी चीज़ें हम बता सकते हैं। तो इसीलिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो आपके डेटाज हैं, उन डेटा में उसका जो मिडिल निकालने का काम है वो हम लोग कैसे करते हैं, मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से करते हैं। इसीलिए जो सेंट्रल टेंडेंसी है वो आपकी डिफरेंट मेथड के थ्रू निकाली जाती है। और इसी में जो 3 मेथड है, मतलब वो आपके सबसे प्रोमिनेंट है, जिसको एक तो बोलते हैं मीन, दूसरे को बोलते हैं मोड, और तीसरे को बोलते हैं मीडियन। मीन मोड मीडियन, मीन मोड मीडियन, मीन मोड मीडियन, मीन मोड मीडियन, या मीन मीडियन मोड, कुछ भी बोलो आप, ठीक है। अब मीन क्या होता है भाई? मीन जो है, सपोज आपने कोई भी डेटा कलेक्ट किया, तो मीन जो है उसका फॉर्मूला होता है सम ऑफ टोटल नंबर डिवाइड बाई सम ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशंस, लिख सकते हैं भाई, सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। अब हम इसका एक एग्जांपल भी आपको साइड में करा दे रहे हैं। हालांकि इतना सरल एग्जांपल आपके एग्जाम में आएगा नहीं, फिर भी आपको समझने के लिए। सपोज आपने 1 2 4 5 आपने 4 डेटा लिए, आप हमने पूछा चलो इसका मीन बताओ। अच्छा, मीन कोई एवरेज और बोलते हैं, ठीक है, तो आप लोग इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। तो एवरेज, मीन, और इसका एक और होता है, हम लोग आपको बताएंगे। मीन आपके 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें से इसको हम अर्थमेटिक मीन बोलते हैं। कौन सा मीन है? मीन में भी है, अर्थमेटिक मीन है। तो मीन या इसी को एवरेज बोलते हैं, इसी को अर्थमेटिक मीन बोलते हैं। तो आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले इन सारे डेटा को ऐड कर दोगे, और ऐड करने के बाद में टोटल कितने डेटा है, 1 2 3 4, तो आप लोग 4 से डिवाइड कर दोगे। तो ये आपका कितना जाएगा, 5 + 4 9, 9 2 11, 11 अपन 12, ठीक है। तो ये आपका 12/4 आ जाएगा, जो एक तरीके का 3 आ जाएगा। तो अब आप लोग ये 4 नंबर लेके आप लोग कह सकते हो कि सर इसका जो मिडिल पोर्सन है, 3 नंबर एक ऐसा नंबर, वो इन चारों क्वांटिटी को बता सकता है, उसका मिडिल टर्म है। मिडिल टर्म इन द सेंस कि 3 एक ऐसा टर्म है जो ये कह सकता है कि हम इसके मिडिल में हैं, हम इन सबको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो बेसिकली ये आपका क्या होता है, ये आपका होता है मीन। अच्छा, मोड क्या होता है? मोड मान लो कोई भी डेटा है, और डेटा कोई भी डेटा है, मोड जो है वो आपका सपोज कोई भी डेटा है, तो वो डेटा कितनी बार रिपीट हुआ है, वो डेटा कितनी बार रिपीट हुआ है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे जो मोड होता है वो आपका रेपिटेशन होता है। क्या होता है? रेपिटेशन, ठीक है। कितनी बार कोई भी डेटा रिपीट हुआ है भाई, उसकी वैल्यू हो जाती है मोड। आगे आपको मीडियन पड़ेगा, तो मीडियन का जो सिंपल अर्थ है वो आपका होता है मिडिल टर्म। मीडियन का मतलब क्या होता है? कोई भी डेटा लिखा हो, उसका बस मिडिल टर्म चाहिए, तो भाई उसको क्या बोलते हैं? मीडियन बोलते हैं। ये सारी चीज़ें हम आपको आगे क्वेश्चन के फॉर्म में और अच्छे से बताएंगे। अभी हमने आपको केवल और केवल बेसिक इंट्रोडक्शन दिया है। मीन का मतलब होता है सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। मोड का मतलब होता है रेपिटेशन, किसी भी डेटा में कोई भी टर्म है वो कितनी बार रिपीट कर रहा है, तो वो रिपीट करने का जो नंबर है उसको ही मोड बोलते हैं। और मीडियन का मतलब है कि जैसे कोई भी मेरे पास में डेटा है, उसका जो मिडिल टर्म होता है वो उसको मीडियन होता है। मीडियन के 2 फार्मूले भी होते हैं, वो आपको हर चीज़ बताएंगे। मोड का भी फार्मूला होता है, वो भी बताएंगे। मीन का भी फार्मूला होता है, वो भी बताएंगे। सारी चीज़ें बताएंगे, लेकिन अभी हम आपको बेसिक तरीके से हमने आपको समझा दिया है। चलो क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन के बेसिस पे समझते हैं। सपोज अब मेरे पास में एक क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन इस तरीके का दिया है। सबसे पहले तो हम लोगों से इसमें क्या पूछा है? मीन पूछा है, या कहेंगे एवरेज पूछा है, या कहेंगे अर्थमेटिक मीन पूछा है। देखो, अब हम आपको सबसे पहले ये सिग्मा का मतलब समझाते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सिग्मा? सिग्मा का मतलब होता है समेसन। समेसन का मतलब होता है किसी भी चीज़ का सम। तो इसका मतलब ये जो सिग्मा आपको दिख रहा है, ये कह रहा है कि सम करिए। अच्छा, किसका करिए? वो यहाँ पे एक टर्म लिखा है i इक्वल्स टू 1 से n तक। वो ये कह रहा है i, और i की यहाँ पे आपको एक टर्म दिया है xi - 2। देखो, वो ये कहना चाह रहा है कि समेसन i इक्वल्स टू 1, और यहाँ पे n, यहाँ पे xi - 2 इक्वल्स टू 1 1 0, ये मान लो एक आपको दिया गया है। तो अब हम इसमें क्या रखेंगे? सबसे पहले i की वैल्यू 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, फिर 3 रखेंगे, फिर 4 रखेंगे। इस तरीके से n तक हमें i की वैल्यू रखनी है। तो कैसे रखेंगे इसको हम लिखेंगे कैसे? इसको लिखेंगे x1 - 2 प्लस x2 - 2 प्लस x3 - 3, सॉरी x2 x3 - 2।
2 तो कांस्टेंट है, प्लस x4 माइनस 2 प्लस डॉट डॉट डॉट, इसी तरीके से हम लोग रखेंगे xn माइनस 2, ये आपकी वैल्यू होगी 110 के, ठीक है। अब यहाँ से आप लोग देख सकते हैं x1 x2 x3 x4 डॉट 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 xn, तो इसको हम लोग लिखेंगे x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस डॉट 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 xn, ठीक है। अच्छा ये 2 है, एक बार है, दूसरी बार 2 आया, तीसरी बार 2 आया, चौथी बार 2 आया, ऐसे ऐसे करके n टाइम्स 2 आया। तो कहने का मतलब इसको हम लिखेंगे माइनस का 2n इक्वल्स टू 110। अब देखो ये माइनस का 2n कैसे हम समझा देते हैं आपको। जैसे कोई कहे 2 है, 2 में 2 और जोड़ दो तो आप लोग 4 आएगा। बोले नहीं 2 में 2 जोड़ो मतलब 3 मतलब 6 आएगा, मतलब 3 टाइम जोड़ रहे हैं तो क्या आएगा, तो आपका 6 आएगा। 4 टाइम जोड़ेंगे तो 8 आएगा, n टाइम जोड़ेंगे तो 2n आएगा भाई, ठीक है ना। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मैंने आपको बता दिया। अच्छा यहाँ से हम देखेंगे x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस डॉट 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 xn, ये आपका कितना आ गया 110 प्लस 2n आ गया। अच्छा हम लोग कर क्या रहे हैं, मेरे पास में ऑब्जर्वेशन है, मेरे पास में क्या है ऑब्जर्वेशन है। ऑब्जर्वेशन x1 है, x2 है, x3 है, x4 है, इस तरीके से मेरे पास में xn n ऑब्जर्वेशंस है। इन हमें ऑब्जर्वेशंस का मीन बताना है। तो मीन यहाँ से कैसे निकालेंगे, मीन में आपको पता होना चाहिए कि x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस डॉट 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 xn और डिवाइड बाई n। अगर हमें ये चीज़ें पता लग जाए तो हम यहाँ से मीन निकाल सकते हैं। टोटल नंबर n है और ऑब्जर्वेशन x1 x2 x3 प्लस डॉट डॉट xn तक है। समझ में आ रहा है। अब ये तो हमने पहला टर्म दिया, हम इसको डायरेक्ट लिखने का प्रयास कर रहे हैं, आप लोग समझना। हम यहाँ से कह रहे हैं सिग्मा i इक्वल्स टू 1 2n xi माइनस का 5 इक्वल्स टू 20। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस डॉट 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 xn इक्वल्स टू 20 प्लस का 5n, ठीक है ना, 20 प्लस का 5n। अब आपको पता है ये भी लिखा है x1 से लेके xn तक का सम, ये भी लिखा है x1 से लेके xn तक का सम। इसका मतलब ये दोनों वैल्यू आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। अगर ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर हो जाएंगी तो हम लोग यहाँ पे साइड में समझ सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 110 प्लस का 2n, आपको दिख रहा है 110 प्लस का 2n इक्वल्स टू 20 प्लस का 5n, ठीक है। तो 20 इधर आएगा तो ये हो जाएगा 90 और 5n में से 2n जाएगा, ये आपका 3n आ जाएगा, 3 से ये 90 कट जाएगा। तो एक चीज़ तो आपको समझ में आ गई कि जो n की वैल्यू है वो आपकी 30 है। n की वैल्यू क्या है 30 है। अगर हम n की वैल्यू यहाँ पर रख दें तो ये आपका आ जाएगा 110 प्लस का 2 इंटू 30, ठीक है। तो आपका जो सम आएगा तो 110 प्लस का 60, तो ये आपका आ जाएगा 170। तो आपका टोटल नंबर x1 x2 x3 x4 डॉट डॉट xn का जो सम आया है वो आपका 170 आया और नंबर ऑफ टर्न जो है वो आपका कितना आया 30 आया। हमको मीन चाहिए था, मीन में ही हमने आपको बताया था जो उसका सम है वो सम 170 आया और जो उसका n नंबर है वो आपका 30 आया। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 17/3 सी ऑप्शन एकदम से करेक्ट ऑप्शन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन आपको समेशन का यूज़ अगर पता होगा तो आप लोग बहुत ईजी तरीके से कर पाओगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द अर्थमेटिक मीन ऑफ द डेटा विद ऑब्जर्वेशन। अब देखिए यहाँ पे अर्थमेटिक मीन पूछा है, समझ गए ना। तो अर्थमेटिक मीन पूछा है, इसका मतलब मीन ही पूछ रहा है। तो एक डेटा दिया है a दिया है, फिर a प्लस डी दिया है, फिर a प्लस 2d दिया है और ऐसे ही करके डेटा आगे बढ़ता गया। फिर उसके बाद में जो लास्ट टर्म है वो आपका दिया गया a प्लस 2md। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपके सामने ये होगी सर ये नहीं समझ में आ रहा है कि इसमें टोटल नंबर कितने हैं। पहले तो इसका सम निकालो, उसके बाद में नंबर ऑफ टर्म्स निकालो, यही तो बात है। अब हमको एक बात बताओ, क्या हम इसको लिख सकते हैं a प्लस 0d, आपको गया यस। क्या हम इसको लिख सकते हैं a प्लस डी, आपको ठीक है। फिर हम लिखेंगे इसको a प्लस 2d, वेरी गुड। डॉट 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 ये आपका हो जाएगा a प्लस 2md, राइट। अब आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे d के आगे क्या लिखा है 2m लिखा है, यहाँ पे d के आगे 0, यानी कि 0, 1, 2, 3, डॉट डॉट से लेके 2m तक गया। अब आप लोग बताएं सपोज हम इसको जो अभी हटा देते हैं, आपसे पूछे इसमें कितने टर्म है तो आप बोलोगे सर 4 है। 4 कैसे पता किया आपने बोला रहे सर 0 1 2 3 4 टर्म हो गए। अच्छा अब हमने काम किया, हमने इसको इंक्लूड कर लिया। तो हम आप कितने बताओगे, तो अब आप टर्म बताओगे कि सर ये 4 कैसे है, आपने 3 में 1 जोड़ दिया, ऐसे ही 4 बता सकते हैं, आप काउंट करके 4 बता सकते हो। तो इसी प्रकार से इसमें जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है वो आपके कितने हैं 2m प्लस 1। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्म्स तो आपको समझ में आ गए कितने हैं 2m प्लस 1। अच्छा अब देखते हैं क्या है। अब उसके बाद में ये एक तरीके की AP लिखी है, क्या लिखी है, ये क्या लिखी है AP लिखी है। अब AP का सम क्या होता है, जैसे मान लो कहीं पे एक टर्म दिया जाए, a प्लस डी, a प्लस 2d डॉट डॉट डॉट। सपोज मान लो ये कोई AP लिखी है, क्या लिखी है, कोई AP लिखी है। तो इस AP का जो सम होता है SN क्या होता है
n/2, इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्न्स ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है, ये इसके n टर्न्स का सम है, राइट। तो हम लोग एक काम करते हैं, हमें सम चाहिए यस 2m+1, हमें 2m+1 टर्म का सम चाहिए, तो कितना आएगा 2m+1 डिवाइड बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस 2m+1 माइनस का 1 इंटू में डी, ठीक है। तो यहाँ से 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा और आपको समझ में आ रहा होगा क्या, 2m+1 डिवाइड बाई 2 इंटू यहाँ पे बचेगा, अगर हम 2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा a प्लस md और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ये तो मेरा सम आ गया। अब मीन निकालना है, हमें क्या निकालना है, हमें तो मीन निकालना है। हम इसको अगर यहाँ पे रफ कर दें, आप लोग फॉर्मूला नोट कर लेना, आपके एग्जाम मतलब पूछा जाता है, तो मीन निकालना है। अब मीन का तो आपको पता है क्या, कि इसका सम डिवाइड बाई टोटल नंबर। अब इसका सम तो ये आया है, सम क्या आया है 2m+1 इंटू ए प्लस एम डी डिवाइड बाई टोटल नंबर तो 2m+1 है, तो टोटल नंबर 2m+1 हो गया। 2m+1 से 2m+1 कैंसिल हो गया, आपका जो आंसर है वो आपका आ गया a प्लस एम डी, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका ए नंबर एकदम से करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, ए ऑप्शन। बेसिक क्वेश्चन है, थोड़ा सा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन है। आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, द मीन ऑफ ए सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस, यहाँ पे देखिए ऑब्जर्वेशंस लिख दिया, ऑब्जर्वेशंस होगा, ऑब्जर्वेशंस इज x बार। अच्छा, क्या कह रहा है, कोई ऑब्जर्वेशंस है जैसे कि x1, x2, x3 डॉट 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 x4 या वो xn, ये आपके सपोज n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है, ठीक है। इनका जो मीन है वो x बार है, तो x बार इक्वल टू क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 xn डिवाइड बाई n, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अच्छा, कह रहे हैं इफ़ ईच ऑब्जर्वेशन इज डिवाइडेड बाई अल्फा। ओके, यहाँ से आप लोग एक चीज़ समझ लीजिए, क्या, जैसे मान लीजिए मेरे पास में ये चीज़ हम आपको नोट करा दे रहे हैं, क्या, कि अगर कोई भी मेरे पास में ऑब्जर्वेशन है x1, x2, x3 डॉट 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 xn, ठीक है ना। अब उस ऑब्जर्वेशंस के ईच ऑब्जर्वेशंस में या तो कुछ जोड़ा जाए के, या कुछ घटाया जाए के, या किसी के का मल्टीप्लाई किया जाए, या किसी के का डिवाइड किया जाए, किसमें, ईच ऑब्जर्वेशंस में। तो हम यहाँ पे क्या ऐसे लिख सकते हैं, xi, और i जो है वो आपका 1 से n तक है, मतलब कि सारे ही ऑब्जर्वेशंस में, चाहे आप कुछ जोड़ो, चाहे कुछ घटाओ, चाहे कुछ मल्टीप्लाई करो, चाहे कुछ डिवाइड करो, किसी भी कांस्टेंट नंबर से, तो जो आपका मीन हो जाएगा, जो आपका न्यू मीन हो जाएगा, पहले मीन तो कितना था, पहले का मीन तो x बार था, तो अभी आपका जो न्यू मीन हो जाएगा वो आपका क्या होता है, जो आपका पहले वाला मीन है उसमें अगर आपने ईच टर्म में जोड़ा है तो आपका न्यू मीन में भी जुड़ जाएगा, न्यू मीन में माइनस हो जाएगा, उसी में मल्टीप्लाई हो जाएगा, उसी में डिवाइड भी हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जो आप ईच टर्म के साथ में करेंगे, सेम वही सिनेरियो किसके साथ हो जाएगा, सेम वही सिनेरियो आपका मीन के साथ में भी हो जाएगा, राइट। तो अभी देखिए इसमें क्या क्या गया, इफ़ ईच टर्म इज डिवाइडेड बाई अल्फा नॉट, इसका मतलब अब जो मीन है वो मेरा x बार अपॉन में अल्फा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में देन इज इंक्रीज बाई 10, तभी उसने 10 से और इंक्रीज कर दिया, तो अब भाई उसको 10 से इंक्रीज कर देंगे, तो मेरा मीन भी 10 से इंक्रीज हो जाएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा x बार अपॉन अल्फा प्लस 10। ओके, ये तो है नहीं, ये x प्लस, ये भी नहीं होगा, x प्लस 10 नहीं होगा। ओके, इसने ऐसे लिख दिया, तो यहाँ पे अल्फा अगर हम एलसीएम ले लें तो आपका x बार प्लस का 10 अल्फा, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन इसका एकदम से करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। तो ये आप लोग बात, ये आप लोग अपनी कॉपी में नोट करके रखिए, ये एग्जाम में पूछी जाती है, अगर नेक्स्ट टाइम आए तो आप लोग एग्जाम में करा देना, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है सम मेजर्स ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी फॉर एन डिस्क्रीट ऑब्जर्वेशंस आर गिवन बेलो, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन। उसके बाद में मीडियन, ए डिजायरेबल प्रॉपर्टी ऑफ ए मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज इफ एवरी ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाई सी देन द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज ऑल्सो मल्टीप्लाइड बाई सी वेयर सी ग्रेटर देन 0 विच ऑफ द एवं मैसेज मेजर सेटिस्फाई द प्रॉपर्टी। देखो हम लोगों ने जो जब ऊपर पढ़ा है सेम उसी के ऊपर बेस्ड मेरा क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन क्या, सबसे पहले हम आपको कुछ चीज़ें समझा देते हैं यहाँ पे, जैसे कि आपको हम बता देते हैं मीन जो ना, मीन आपका 3 टाइप्स का होता है। एक तो होता है अर्थमेटिक मीन, ठीक है, दूसरा आपका होता है ज्योमेट्रिक मीन, और तीसरा आपका होता है हार्मोनिक मीन, ठीक है। अर्थमेटिक मीन तो आपको पढ़ा, सपोज मान लो कोई भी नंबर है a, b और c, सपोज ये 3 नंबर है, तीनों में सपोज, ठीक है। अच्छा, एक बात और हम आपको बता दें कि अर्थमेटिक मीन और ये आपको हार्मोनिक मीन, ये एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, तो जैसे मान लो अर्थमेटिक मीन, अब इसका अर्थमेटिक मीन क्या होगा,
भाई इसका अर्थमेटिक मीन तो आप सीधे से निकालोगे क्या, a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 3। और यहीं से एक और रिलेशन निकलता है b इक्वल्स टू ए प्लस सी बाई 2। ठीक है, यहाँ से एक रिलेशन निकलता है बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी, और यहाँ से रिलेशन लिख सकता है बी इक्वल्स टू 2ac अपॉन ए प्लस सी, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 अपॉन बी इक्वल्स टू 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन सी। ठीक है, चलो तो अभी क्या कह रहा है, अभी कह रहा है कि आपका जो मीन है, मतलब अर्थमेटिक मीन है, आपका ज्योमेट्रिक मीन है और हार्मोनिक मीन है, राइट। इन तीनों ही मीन में हम लोगों ने किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया उसके ईच ऑब्जर्वेशंस में। तो अब चूंकि ये तो सेंटर टेंडेंसी है, तो अब ये सेंटर टेंडेंसी भी सी से ही मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये हम आपको ऑलरेडी यहाँ पे बता चुके हैं कि अगर हमने ईच ऑब्जर्वेशंस को के से मल्टीप्लाई किया गया तो उसका जो मीन है वो भी के से ही मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट। तो इसका मतलब ये तीनों ही मीन आपके के से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। अब आई बात मीडियन की, तो आप लोग मीडियन भी देख लो। यहाँ पे मीडियन में भी क्या है कि अगर मान लो आपका जो ऑब्जर्वेशंस है उसमें आपका एक बार मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड बाई कुछ भी कर रहे हैं मीडियन में, उसके ऑब्जर्वेशंस में, तो आपका जो न्यू मीडियन है उसमें भी आपका क्या होगा, उसमें भी आपका प्लस माइनस इनटू डिवाइड उसी मल्टीप्लाई से कैसे हो जाएगा। सपोज मान लो हमने सारे ऑब्जर्वेशन में दो 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 सब में ऐड कर दिया, तो आपका जो मीडियन है उसमें भी 2 ऐड हो जाएगा। सारे ऑब्जर्वेशन में हमने डिवाइड कर दिया 6 6 6 6 6, तो मीडियन में भी 6 का डिवाइड हो जाएगा। सारे ऑब्जर्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो मीडियन में भी 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसलिए 4 वाला भी करेक्ट होगा, राइट। तो इस प्रकार से चारों ही ऑप्शन आपके करेक्ट हो जाएंगे। एग्जाम्पल हम देख के समझाते हैं। सपोज ये आपका ए बी सी है, तो अब नया क्या होगा, ए सी बी सी और सी स्क्वायर, यही तो होगा। तो इसका मतलब जो बी सी होगा वो आपका ए प्लस सी बाई 2 के बराबर होगा। कैसे, तो बी सी इक्वल्स टू ए सी प्लस सी स्क्वायर डिवाइड बाई 2। तो देखो बी सी इक्वल्स टू सी कॉमन ले लेंगे तो ए प्लस सी डिवाइड बाई 2। ठीक है, अब ए प्लस सी डिवाइड बाई 2 तो किसके बराबर है, मान लो सपोज बी के बराबर है, तो ये बी इंटू सी के बराबर हो गया। तो ये देखिए आपका सी का मल्टीप्लाई आ गया है। ठीक है, इसी प्रकार से आप इसमें भी करके देख लीजिए। ठीक है ना, इसमें भी करेंगे तो आपका इसमें भी सी से हो जाएगा और हार्मोनिक में भी सी से हो जाएगा। तो ये आप लोग बेसिक क्वेश्चन था, आपको पता होना चाहिए। मीन, मीडियन और मोड तीनों में ही आप किसी से ही डिवाइड करो, किसी से भी ऐड करो, किसी से भी मल्टीप्लाई करो और किसी से भी आप माइनस कर दो, आपका जो न्यू मीन मीडियन मोड है वो भी वैसे ही चेंज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द एवरेज एज ऑफ 20 स्टूडेंट्स इन अ क्लास इज 15 ईयर्स इफ द टीचर्स एज इज इंक्लूडेड। मान लो क्लास में 20 स्टूडेंट्स हैं, तो 20 स्टूडेंट्स की जो एवरेज एज है वो 15 ईयर्स है। ठीक है, ये एवरेज। तो जो 20 स्टूडेंट्स हैं उनका जो सम क्या होगा, सारा सम क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा 15 इंटू 20, मीन्स सबका जो सम है वो 300 है। अब मान लो टीचर की एज हम लोगों ने कैपिटल एक्स मान लिया है, टीचर की एज हमने इंक्लूड कर दी है, तो टीचर के साथ में टोटल कितने लोग हो जाएंगे, टोटल लोग हो जाएंगे 21। और सम क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा 300 प्लस का एक्स, ये सम हो जाएगा। अब आपको पता है एवरेज क्या होगा, एवरेज आपको पता है होता है सम हो जाएगा 300 बच्चों का एक्स टीचर का डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ टीचर। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने, 20 और एक टीचर, टोटल नंबर ऑफ पर्सन होगा 21। ठीक है, अच्छा एवरेज क्या कह रहा है, द एवरेज इंक्रीजेज बाई 1, पहले 15 था अब 16 हो गया, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 16। तो ये हो जाएगा 300 प्लस का एक्स डिवाइड बाई 21। अब हम लोग इसको इधर ले आएंगे तो 16 बन जाए 16, 1 कैरी, 16 टू जा 32 और 33। तो आपका जो टीचर है वो कितने ईयर का है, वो आपका 36 ईयर्स का है। ठीक है, तो ये आपका डी ऑप्शन एकदम से करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन क्या है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एक फिगर दिया है, आपको वैल्यू दी है और आपको फ्रिक्वेंसी दी है, राइट। तो लिखा है द फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सम गिवन नंबर्स। तो देखो क्या है, ये हमको वैल्यू दी है, तो ये हमारा ऑब्जर्वेशन है, तो हम इसको लिखेंगे x। ठीक है, और ये मेरी फ्रिक्वेंसी है तो हम इसको लिखेंगे f। हम आपको एक बात बता रहे हैं, जब भी कभी आपको वैल्यू मतलब x दिया जाए, x का मतलब लाइक यहाँ पे लिखा हो कुछ भी ईयर्स, इतने ईयर्स के इतने बच्चे, इतने ईयर्स के बच्चे इतने, तो ये तुम्हारा x हो जाएगा, राइट। फ्रिक्वेंसी आपकी क्या है, फ्रिक्वेंसी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो जाएंगे, नंबर ऑफ जो भी वैल्यू है वो कितने बार आई है तो वो उसकी फ्रिक्वेंसी कहलाती है। तो आपको पता होगा मीन का जो फार्मूला होता है, मीन का फार्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ, ये मीन का फार्मूला होता है। मीन का फार्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ। तो देखो यहाँ पे एक्स दिया है और एफ दिया है, राइट। हमको क्या निकालना, हमको एफ एक्स निकालना है। तो हमको देखिए यहाँ पे दिया 1 5, तो 1 इंटू 5 क्या हो जाएगा 5, 2 4, 2 इंटू 4 क्या आएगा 8, 3 6 3 6 3 6 18 आ जाएगा, और 4 और एफ, तो 4 इंटू एफ क्या आएगा 4 एफ आएगा, राइट।
अब मीन यहाँ पे मीन इक्वल टू क्या है, मीन का मतलब होता है एक्स बार, मीन मतलब क्या होता है एक्स बार, तो मीन इक्वल टू क्या सिग्मा एफ एक्स, तो सिग्मा एफ एक्स का मतलब क्या है कि आपको जितने भी एफ एक्स हैं उनका सम करना, सिग्मा का मतलब आई ऑलरेडी टोल्ड यू इन द टीबीएस जो तुम्हारा क्वेश्चन था उसमें, तो हमें इसको ऐड करना पड़ेगा, तो 8 5 13 13 और 18 31 और 4f, तो यहाँ पे आ जाएगा 31 प्लस का 4f अपॉन में टोटल नंबर कितना है, टोटल नंबर टोटल फ्रिक्वेंसी मतलब सिग्मा एफ 5 4 9 6 15, यानी कि आएगा 15 प्लस का 5 और ये आएगा 31 प्लस का 4f, राइट। तो यहाँ पे लिखेंगे 15 प्लस का f, ठीक है। तो ये तुम्हारा मीन कितना दिया है, मीन तुम्हारा 3 दिया है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3 इक्वल्स टू 31 प्लस का 4f डिवाइड बाई 15 प्लस का f। अब ये इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 45 प्लस का 3f इक्वल्स टू 31 प्लस का 4f, राइट। तो जैसे ही उधर जाएगा तो ये आएगा 45 माइनस का 31 इक्वल्स टू 4f में से 3f जाएगा तो f बचेगा, तो f की वैल्यू कितनी आ गई 14 आ गई। पूछा क्या था, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f, तो डी ऑप्शन एकदम से करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या, ये फार्मूला आप लोग याद रखना, सिग्मा एफ एक्स सिग्मा एफ। नेक्स्ट क्या लिखा था, एवरेज ऑफ द स्क्वायर ऑफ द नंबर्स। तो देखो अब इसमें क्या है, इससे हम इसको करने से पहले देखिए हम स्लाइड लेके आए जिसमें लिखा है फार्मूला ऑफ एन नेचुरल नंबर्स। सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं नेचुरल नंबर क्या होता है। जो आपके नेचुरल नंबर होते हैं वो आपके क्या होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट डॉट, ये एन नंबर तक नेचुरल नंबर हो सकते हैं। तो अगर कोई पूछे कि इसका सम क्या होता है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस डॉट 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 प्लस एन, तो इसका नेचुरल नंबर का सम क्या होता है एन प्लस 1 अपॉन में 2 होता है, ठीक है। अब अगर इसी का स्क्वायर कोई पूछ ले 1 स्क्वायर प्लस का 2 स्क्वायर, इस वाले ये जो स्क्वायर वाले पे नेक्स्ट मतलब जो तुम्हारा प्रीवियस एनडीए हुआ था उसमें क्वेश्चन आया था ये वाला, ठीक है। हमने कराया भी, आप लोग हमारी पिछली वीडियो में जाकर चेक कर सकते हैं। तो अगर इनके स्क्वायर का सम पूछा जाए तो इसका फार्मूला क्या होता है एन प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6, एन इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6। अच्छा क्यूब और होता है तो 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब 4 क्यूब डॉट 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 एन क्यूब, ठीक है। तो इसका फार्मूला क्या होता है एन प्लस 1 अपॉन में 2, यानी कि जो ये वाला फार्मूला का सेम ये वाला फार्मूला और उस पूरे फार्मूले का स्क्वायर। तो ये आपको 3 फार्मूले आपको याद रखने हैं, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन। लेकिन ये चीज़ ध्यान रखना, ये जितने भी फार्मूले हैं इन सब फार्मूले में एक चीज़ कॉमन है, ये हमेशा 1 से स्टार्ट होंगे। जो भी चीज़ होगा 1 2 3 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब, हमेशा ये 1 से ही स्टार्ट होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ हमेशा अपने माइंड में रखना। तो देखो क्या है ऊपर क्वेश्चन क्या दिया गया, द एवरेज ऑफ द स्क्वायर ऑफ द नंबर। तो देखिए इन नंबर्स का स्क्वायर एवरेज पूछा है। अब देखो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले नंबर क्या दिया गया, एक तो नंबर दिया गया 0 1 2 3 4 डॉट 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 एन, ठीक है। अब इसका हम एवरेज निकालेंगे तो एक्स बार स्क्वायर टू क्या आएगा 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस डॉट 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 एन का स्क्वायर, ठीक है। अब अच्छा एक बात, तो इसमें यहाँ से लेके यहाँ तक के टोटल नंबर तो एन है, यहाँ से लेके यहाँ तक के टोटल नंबर क्या है एन है, और ये देखो 0 एक एक्स्ट्रा आ गया है क्योंकि हमने आप में ऑलरेडी बताया था कि हमेशा ध्यान रखना 1 से लेके एन तक टोटल नंबर एन है। तो यहाँ पे 0 एक एक्स्ट्रा ऐड किया गया तो यहाँ पे टोटल नंबर कितने हो जाएंगे, यहाँ पे टोटल नंबर हो जाएंगे एन प्लस 1, ठीक है। तो एक्स बार क्या हो जाएगा, अब देखो 0 का स्क्वायर तो 0 होगा, और इसका फार्मूला हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं 1 से एन स्क्वायर तक का। तो वो क्या होता है एन प्लस 1 2n बाई, क्या होता है एन प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6 और टोटल का डिवाइड बाई एन प्लस 1। अब देखो किसी भी नंबर में 0 जोड़ोगे तो वही नंबर आ जाएगा, तो एन इसका मतलब यही नंबर आएगा एन प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6 और डिवाइड बाई एन प्लस 1। तो देखो ये एन प्लस 1 से एन प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो तुम्हारा जो मीन आ जाएगा वो आएगा एन 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6, ठीक है। तो एन 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6, बी ऑप्शन एकदम से करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तुम्हारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था, हम यहाँ पे शॉर्ट में देखो तुमको लिख के था, उसने बोला था कि जैसे 4 स्क्वायर, सपोज ये क्वेश्चन है 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर और 6 स्क्वायर, इसका मीन बताओ। तो इसका मीन निकालने के लिए आप लोग क्या करोगे 4 स्क्वायर प्लस का 6 स्क्वायर प्लस का 5 स्क्वायर प्लस का 6 स्क्वायर डिवाइड बाई 3। तो अब ये तो आप कह सकते हो सर 4 4 जा 16 5 5 जा 25 6 6 जा 36, इसको तो जोड़ना आसान होगा। लेकिन अब इसी को वो ले जाता है 99 स्क्वायर तक। अब कैसे करेंगे, तो देखो हमेशा ध्यान रखो, हमने कौन सा फार्मूला पढ़ा है, हमने फार्मूला पढ़ा है जो 1 से स्टार्ट होता है। तो हम एक काम करेंगे, जब भी हमें इस तरीके का कोई भी हमको मीन निकालना होगा तो हम लोग 1 स्क्वायर प्लस का 2 स्क्वायर प्लस का 3 स्क्वायर इसमें ऐड कर देंगे और इतनी चीज़ माइनस कर देंगे। समझ में आ रही बात, प्लस का 3 स्क्वायर। अब देखो क्या होगा, जब ये मेरे सामने केस बन चुका है तो अब यहाँ से लेके यहाँ तक का जो सम है वो तो हम लोग निकाल लेंगे, एन प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6। इसमें n की जगह पे क्या रखेंगे, टोटल 99 नंबर है 1 से लेके 99 तक, लेकिन इसमें माइनस करना पड़ेगा 1 से लेके 3 तक वाले में। तो इसमें भी लगेंगे फार्मूला n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6, लेकिन इसमें जो n की वैल्यू आएगी वो आपकी 3 आएगी। समझ रहे हैं बात को। उसके बाद में डिवाइड बाई, अब टोटल नंबर 1 से लेकर 99 तक और उसमें 3 माइनस कर तो टोटल नंबर होंगे 96। तो ये आपका क्वेश्चन
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था, हमने ऑलरेडी आपको इसी यूट्यूब चैनल पे करा के रख दिया है, तो आप लोग प्लीज़ उसको चेक कर लीजिए। क्वेश्चन एग्जाम में आता है, बहुत बार पूछा जाता है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। तो आपको बीच में से कोई एक नंबर दे देगा और पूछ लेगा कि इसका एवरेज बताओ, तो आप लोग ऐसे करोगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये हमेशा ये तीनों फार्मूले आप प्लीज़ याद कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूले, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, व्हाट इज द मीन डेविएशन, व्हाट इज द मीन डेविएशन ऑफ द डेटा। आप देखो मेरी बात सुनो, मीन डेविएशन क्या होता है। सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, हमको सबसे पहले मीन निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले एक्स बार निकालेंगे, तो एक्स बार इक्वल टू, वैसे मीन डेविएशन का यहाँ पे फार्मूला लिख ले रहे हैं। मीन डेविएशन इक्वल टू होता है सिग्मा एक्स बार माइनस एक्स डिवाइड बाई एक्स बार माइनस एक्स डिवाइड बाई एक्स बार माइनस एक्स डिवाइड बाई अपॉन में एन, ठीक है। तो एक्स बार कितना आएगा, एक्स बार इक्वल टू आएगा 2 प्लस का 9 प्लस का 9 प्लस का 3 प्लस का 6 प्लस का 9 प्लस का 4, ठीक है। डिवाइड बाई टोटल नंबर कितने, 1 2 3 4 5 6 और 7, ये टोटल 7 नंबर है। तो ये कितना आएगा, 9 9 9 18 2 20 23 29 33 और 33 और 9 कितना हो जाएगा 42 डिवाइड बाई 7 7 6। तो ये तुम्हारा जो एक्स बार है, ये तुम्हारा कितना आ गया, 6 आ गया। अब तुमको क्या करना है, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखो। अब तुमको क्या करना है कि जो तुम्हारा एक्स बार, इसमें से हमेशा हर नंबर को आपको माइनस करना है, लाइक पहले 2 माइनस करना, फिर 9 माइनस करना है। तो हम एक एक करके यहाँ पे माइनस करते रहेंगे। देखो कैसे, 6 माइनस का 2 तो क्या आएगा, 4 आएगा। 6 माइनस का 9 तो क्या आएगा, माइनस का 3 आएगा। 6 माइनस का 9 फिर आएगा माइनस का 3, फिर क्या आएगा, फिर आएगा 6 माइनस का 3 तो आपका क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। फिर आएगा 6 माइनस का 6 तो आपका 0 आ जाएगा। फिर आएगा 6 माइनस का 9 तो आपका माइनस का 3 आ जाएगा। और फिर आपका क्या आएगा, फिर आपका आएगा 6 माइनस का 4 तो ये आपका 2 आ जाएगा। समझ गए ना। अब ये आपका, ये किसकी वैल्यू, ये आपकी जितनी भी वैल्यू यहाँ पे आपको दिख रही है, ये सारी ही वैल्यू आपको एक्स बार माइनस एक्स की वैल्यू है, ठीक है। तो जो मीन डेविएशन होता है, हम यहाँ पे लिखेंगे मीन डेविएशन इक्वल्स टू सिग्मा ऑफ मॉड एक्स बार माइनस का एक्स डिवाइड बाई एन। तो इन सबका मॉड लेना है, मतलब 4 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 0 प्लस 3 प्लस 2 डिवाइड बाई 6, ठीक है। तो ये तुम्हारा कितना हो गया, 4 3 7 3 10 3 13 3 16, 4 3 7 3 10 3 13 3 16 प्लस 2 18 डिवाइड बाई 6। तो ये आपका आंसर क्या आएगा। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, यहाँ पे हम लोग इसको, यहाँ पे n जो है 6 नहीं है 7 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, यहाँ पे n की जगह 7 रखेंगे तो आपका आएगा 18 अपॉन में 7, ठीक है। तो 7 2 जा 14, 4 बचा, फिर 7 5 जा, तो ये आपका 2.5, बी ऑप्शन एकदम से करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो ये मीन डेविएशन का फॉर्मूला होता है, मीन डेविएशन इक्वल्स टू सिग्मा मॉड एक्स बार माइनस एक्स अपॉन में एन, ठीक है। तो ये आपका बेसिक सा क्वेश्चन था, लेकिन आपको अगर पता होता तो आप लोग इजीली कर पाओगे, ठीक है। एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटीज़ है। नेक्स्ट क्या लिखा है, व्हाट इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द डेटा। सबसे पहले आपको समझा देते हैं ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है। देखो, हम लोगों की AP GP HP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो ये 3 प्रोग्रेशन होती है। उसके बाद में उसमें ही एक टर्म आता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन का हार्मोनिक मीन आता है। तो देखो ये हम आपको समझा रहे हैं, पहले एक बार समझ लेते हैं GP क्या होता है, ठीक है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है, जैसे मान लो GP का पहला टर्म A है तो दूसरा टर्म इसमें R का मल्टीप्लाई जो इसका होता है कॉमन रेशियो, तो AR फिर AR स्क्वायर, ये इसके टर्म होते हैं, ठीक है, AR क्यूब। और ऐसे ही डॉट डॉट AR टू द पावर n-1, ये इसका nth टर्म होता है, TN इक्वल्स टू AR की पावर n-1, ठीक है। अब उसमें ऐसा क्वेश्चन होता है, जैसे मान लो एक नंबर है A और एक नंबर है B, ठीक है। इनके बीच में सपोज हम लोगों ने 2 G1 और G2, ये हम लोगों ने 2 जो है ज्योमेट्रिक मीन डाल दिए, G1 डाल दिया है और G2 डाल दिया है। तो बेसिकली हम लोगों से G1 और G2 पूछता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे अगर हम देखें इसमें टोटल टर्म कितने हैं, तो 4 टर्म है। तो T4 किसका कितना हो जाएगा, A इंटू R, और R की पावर क्या हो जाएगा 3। अच्छा, यहाँ पे T4 कितना है मेरा, T4 मेरा B है, तो B इक्वल्स टू क्या आएगा, A इंटू R टू द पावर 3। तो यहाँ से B अपॉन A क्या आ जाएगा, R टू द पावर 3, ठीक है। तो यहाँ से R की वैल्यू क्या आ जाएगी, R की वैल्यू आ जाएगी B अपॉन A टू द पावर ऑफ 1/3। अब अगर हमसे कोई G1 की वैल्यू पूछता है तो G1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, G1 होता है A इंटू R, तो ये हो जाएगा A इंटू R की वैल्यू क्या हो जाएगी AR की वैल्यू क्या हो जाएगी A इंटू B अपॉन A की पावर 1/3, ठीक है। ऐसे ही G2 की कोई वैल्यू पूछेगा तो क्या होगा, तो वो होता है AR, वो मतलब AR स्क्वायर हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं ना, G2 ये लिखा है तो AR स्क्वायर हो जाएगा, तो A इंटू B अपॉन A टू द पावर 2/3। अगर ये वो क्वेश्चन है जिसमें आपके ज्योमेट्रिक मीन को इसमें रख दिया गया है, ठीक है। अब लेकिन हम लोगों का जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल अलग है। हम लोगों में आपको डेटा दिया है 2 4 8 16 और 32, ये हम लोग को डेटा दे दिया और इसका ज्योमेट्रिक मीन पूछा है। तो हम आपको हम आपको जो आपका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में जब हम लोग ज्योमेट्रिक मीन को उसके बीच में रखते हैं
तो वो हमने आपको वो दिखाया गया है। लेकिन अभी जो इसका डायरेक्ट फार्मूला है ये हम लोग कैसे निकालेंगे हमने आपको नॉर्मल थोड़ा सा बता दिया है, ठीक है। ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, जो हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं वो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तभी यहाँ पे हम आपको बताया जा रहा है, ठीक है। अब देखो ज्योमेट्रिक मीन, जैसे मान लो कोई भी आपको दे दिया जाए ABCDEF कुछ भी दे दिया जाए, तो इसका जो ज्योमेट्रिक मीन होता है, ज्योमेट्रिक मीन इजकल्स टू A इंटू बी इंटू सी इंटू डी इंटू ई इंटू एफ, ठीक है ना, टू द पावर 1 अपॉन, और जितने भी नंबर हैं, जैसे इसमें कितने नंबर 1 2 3 4 5 6 अपॉन 6, ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से ऊपर वाले क्वेश्चन में देखो क्या होगा, 2 इंटू 4 इंटू 8 इंटू 16 इंटू 32, ठीक है, टू द पावर 1 अपॉन कितने नंबर है, 1 2 3 4 5, तो 1 अपॉन 5 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं ऐसे ही क्या होगा, ये हो जाएगा 2 की पावर 0, ठीक है, इंटू 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 3, ये आपका 2 की पावर 4 ये है, 2 की पावर 3 है, इंटू 2 की पावर 5, ठीक है, की पावर 1 अपॉन 5। तो ये कितना हो जाएगा, 2 की पावर ये ऐड हो जाएंगे, 4 2 6 3 9, सॉरी यहाँ पे 2 की पावर 1 आएगा, यहाँ पे 2 की पावर क्या आएगा 1 आएगा, तो 1 2 3 3 4 7 7 3 10 15, तो 15 इंटू में 1/5, ठीक है, तो ऐसे 3 बार चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3। तो आपका जो ज्योमेट्रिक मीन आएगा वो क्या आएगा, 8 आएगा। तो इस प्रकार से इसका सी ऑप्शन एकदम से करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना, जैसे कोई पूछे कि ए और बी इसका ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, तो बोलना जी इक्वल्स टू √AB या ए बी की पावर 1/2। ABC होता तो क्या बोलते हैं, ABC की पावर 1/3। समझ में आ गया ना। तो इस तरीके से हम लोग ज्योमेट्रिक मीन निकालते हैं किसी भी डेटा का, जो डेटा दिया होता है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है इफ द 3 ऑब्जर्वेशंस आर 3 -6 एंड -6 देन व्हाट इज देयर हार्मोनिक मीन। देखो अब आपको ये बताओ, आपको ये तो पता ही अर्थमेटिक मीन कैसे निकालते हैं, आपको ये तो पता ही ना, हमने बता दिया आपको अर्थमेटिक मीन कैसे निकालते हैं। अर्थमेटिक मीन होता है सम ऑफ नंबर्स डिवाइड बाई टोटल नंबर, यही तो होता है, सम ऑफ नंबर्स डिवाइड बाई टोटल नंबर, ठीक है। अच्छा हमने आपको जब बताया था ऊपर, हम आपको बता दे रहे हैं यहाँ पे कि जो AP है, जो AP होता है उसका इन्वर्स होता है HP, या यूँ बोलें कि जो HP होता है उसका इन्वर्स होता है AP, ये दोनों ही एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं, ठीक है। तो सपोज हम ये कह रहे हैं, सपोज मेरे पास में 3 टर्म दिए हैं 3, -6, -6, ये जो है HP में है, तो क्या हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि 1/3, 1/-6, 1/-6, ये मेरे किस में हो गए, ये मेरे AP में हो गए। अब आपको बताओ 3 नंबर आपको AP में दिया जा रहा है, इसका आपको अर्थमेटिक मीन निकालना है, तो इसका अर्थमेटिक मीन क्या निकलेगा, इसका अर्थमेटिक मीन निकलेगा 1/3 प्लस 1/-6 प्लस 1/-6 डिवाइड बाई टोटल नंबर कितने हैं, टोटल नंबर 3 है। तो यहाँ से जो अर्थमेटिक मीन आएगा वो क्या आएगा, अब देखो पूरा एलसीएम लेंगे तो आएगा 6, 3 2 जा 6, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6 डिवाइड बाई 3, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, तो ये देखो 2 में से 2 ही जा रहा है, क्यों, -1 -1 -2 हो जाएगा, तो ये तो भाई 0 हो जाएगा, अर्थमेटिक मीन क्या हो जाएगा 0। अब तुम्हें पता है कि अर्थमेटिक भी जो मीन होता है वो 1/, हार्मोनिक मीन हो जाएगा, तो हार्मोनिक मीन की वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आएगी 1/0, और 1/0 क्या हो जाएगा इन्फिनिटी। तो देखो इन्फिनिटी आंसर है क्या, ये देखिए बी ऑप्शन एकदम से करेक्ट ऑप्शन। तो जब कभी भी आपसे अर्थमेटिक मीन का क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको, या फिर आपको हार्मोनिक मीन का क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आपको सबसे पहले वो जितने भी नंबर हैं उनको आपको अर्थमेटिक मीन में कन्वर्ट कर लेना है, और कन्वर्ट करने के बाद में फिर आप अर्थमेटिक मीन तो निकालना जानते ही हो। ये इसका बेसिक सा, अभी हम आपको डायरेक्ट फार्मूला ये लिखा देते तो आप कहते कि अरे ये मतलब बहुत टफ है। फार्मूला डायरेक्ट क्या होता है, हार्मोनिक मीन इक्वल्स टू 1/(n) ब्रैकेट में 1/(x1) प्लस 1/(x2) प्लस डॉट प्लस 1/(xn), ये फार्मूला होता है। अब आप लोग इसमें वही चीज़ रखोगे सेम, तो वही आंसर आएगा। ये हम इसका डायरेक्ट फार्मूला, लेकिन इसको याद करना थोड़ा सा मुश्किल है, तो वो वाला ज़्यादा ईजी है, ठीक है। तो इसलिए हमने आपको बताया, लेकिन अगर आप लोग चाहते हो अपनी कॉपी में तो ये भी आप नोट कर सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि ABC जो है वो HP में है। तो देखो ABC HP में आपको हम बता चुके हैं, ABC HP में है। तो ABC अगर HP में है तो आपको हम पहले ही बता चुके हैं, तो जो B हो जाएगा, B इक्वल्स टू होता है 2AC अपॉन में A प्लस C होता है, ठीक है। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2/B इक्वल्स टू 1/A प्लस 1/C, ये भी एकदम से करेक्ट है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या लिखा है, पूछ रहा है व्हाट इज द वैल्यू किसकी पूछी है, 1/B-A प्लस 1/B-C, इसकी वो वैल्यू आपसे पूछ रहा है। देखो देखिए ये आपको पता है B इक्वल्स टू 2AC अपॉन A प्लस C होता है, तो हम आपको बता रहे हैं जैसे कि 2 3 और 6, ये एक पेयर है जो आपका HP में होता है, 2 3 और 6, ये आपका किस में होता है, ये आपका HP में होता है। तो अगर हम इसको मान लें A, इसको मान लें B और इसको मान लें C, और ये सब उठा के डाल दें जिसकी वैल्यू पूछी है 1/B-A प्लस 1/B-C, तो ये क्या हो जाएगा 1/B
3 माइनस का 2 प्लस 1/3 माइनस का 6। तो ये आपका क्या हो जाएगा 1/1 मतलब कि 1 माइनस का 1/3। ठीक है, तो ये आपका आंसर क्या आएगा 2/3 आ जाएगा। अब देखिए पहला ऑप्शन लिखा है 2/b और b की जगह क्या है 3, तो पहला ऑप्शन 2/3 आ रहा है, इसका मतलब पहला एकदम से करेक्ट है। अच्छा, अगर 2/b करेक्ट होगा तो फिर 2/b की वैल्यू तो 1/a प्लस 1/c होती है, इसका मतलब ये भी करेक्ट होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, अब देखते हैं थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन क्या है 1/2 ब्रैकेट में 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6, ये थर्ड ऑप्शन। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, एलसीएम 6 आएगा, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, 6 1 जा 6 इंटू में 1/2। देखो इससे तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, इसकी वैल्यू तो 1/2 आ रही है, तो इसका मतलब ये तो ऑप्शन नहीं होगा, यानी फर्स्ट एंड सेकेंड ये आपके इसके ऑप्शन गलत हैं, ये क्वेश्चन गलत आया होगा एग्जाम में। इसका जो ऑप्शन होगा पहला और दूसरा दोनों ही करेक्ट है। ठीक है, तो ये आपको देखना था, मतलब कोई गलत क्वेश्चन हो तो उसमें भी आपको घबराना नहीं है, आपका जो कॉन्सेप्ट आपको मालूम है आपको उस पर टिके रहना है। ठीक है, तो ये इसलिए फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट है, थर्ड वाला करेक्ट नहीं है। तो ये आपको देखो हार्मोनिक प्रोग्रेशन पे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पे निकालने के लिए आते हैं। ठीक है, और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आई ऑलरेडी टोल्ड यू, ये मीन डेविएशन में हमने आपको बताया था, तो इस तरीके से आप लोग ये क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, इन द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्लास लिमिट्स ऑफ सम क्लास इंटरवल एंड मिड वैल्यूज ऑफ द क्लास आर मिसिंग हाउएवर द मीन। अब देखो हम लोगों ने मीन सबसे पहले क्या पढ़ा, अनग्रुप्ड का पढ़ा। अनग्रुप्ड का मतलब होता है जैसे नॉर्मल चीज़ लिखी है 1 का 2 का 3 का, इसका कोई मीन पूछे तो आप लोग बता दो कि 1 + 2 + 3 डिवाइड बाई 3, तो टोटल आपका मीन क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में हम लोगों ने एक मीन वो पढ़ा, जैसे यहाँ पे कुछ नंबर लिखे गए, इसके सामने इसकी फ्रीक्वेंसी लिखी गई 5 4 6, तो आपका ने क्या किया इसका इसमें मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, और उसके बाद में सिग्मा एफ एक्स डिवाइड बाई सिग्मा एफ कर दिया। ठीक है, तो एक ये आपका हो गया, एक ये हो गया। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट आपका है वो आपका किसका, नेक्स्ट आपका जो है वो आपका क्लास इंटरवल, मतलब कि कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी जब है। कैसे कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी, सपोज मान लो 10 to 14 के बीच में, 14 to 18 के बीच में, 18 to 20 बीच के, सपोज 3 ऑब्जर्वेशन लिए गए। 10 to 14 के स्कूल में बच्चे थे 40, सपोज 14 to 18 बच्चे थे सपोज मान लो 42। ठीक है, और 18 to 22 कितने बच्चे थे, सपोज हम उसको मान लेते हैं उस मतलब स्कूल में बच्चे अराउंड थे वो थे 32। ठीक है, तो ये हमारा देखो फ्रिक्वेंसी दिया है, ये हमारा क्लास इंटरवल दिया है। ठीक है, अब इसमें x की वैल्यू कौन सी ले भाई, x की वैल्यू तो कोई दी नहीं, अगर x की वैल्यू दी होती तो हम x का f में मल्टीप्लाई करते तो सिग्मा एफ एक्स डिवाइड बाई सिग्मा एफ कर देते हैं। तो ऐसे केस में क्या करना है, आपको x की वैल्यू इसका मिड लेनी है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे x, और इसका मिड क्या होगा 12, इसका मिड क्या होगा 16, और इसका मिड क्या होगा 20। अब आपको कुछ नहीं करना है, इसका इसमें मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा 480 प्लस 16 का 42 में करोगे तो 16 2 32 3, ये आपका 512 प्लस का 600 डिवाइड बाई सिग्मा ऑफ क्या है 40 70, और ये आपका हो जाएगा 112। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका यहाँ से मीन निकल के आ जाएगा, तो इसको बोलते हैं क्लास इंटरवल, और क्लास इंटरवल से मीन हम लोग इस तरीके से निकालते हैं। समझ में आ गया आपको। अब देखो इसी में एक तरीके का क्वेश्चन आपको दिया गया, क्या दिया गया आपको, x1 से x2, x2 से x3, x3 से x4, x4 से x5 और x5 से 100 तक का दिया है। ठीक है, हमको x1 से लेके x5 तक कोई भी वैल्यू नहीं मालूम है, लेकिन हमेशा ये याद रखना कि जो क्लास इंटरवल होता है इसका जो डिफरेंस होता है वो हमेशा सेम होता है। समझ गए ना। अच्छा, मिड वैल्यू दी है 15 दी है 30 दी है, फिल इन द ब्लैंक्स दिया है 75 दिया है 90 दिया है, राइट। अच्छा, उसके बाद में हम लोग मीन कैसे निकालेंगे, मीन दे दिया है तो मीन हम लोगों को निकालने का तो सबसे अच्छा तरीका क्या है, मीन का फार्मूला क्या होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ, यही तो होता है मीन का फार्मूला। तो अब देखो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 150 प्लस इसका इसमें करेंगे तो आएगा 1200 प्लस इसका इसमें करेंगे तो क्या आएगा 30m। ठीक है, प्लस इसका इसमें करेंगे तो क्या आएगा 750 प्लस इसका इसमें करेंगे तो क्या आएगा 900 आएगा। ठीक है, डिवाइड बाई टोटल फ्रिक्वेंसी क्या है 10 40 50 30 80 90 और 100। ठीक है, और एक्स बार तुम्हारा कितना दिया है 46.5 दिया है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखो ये 150 और 750 ऐड करके 900 हो गया, ये 900 1800 हो गया, और ये 1200 3000 हो गया, तो ये क्या हो गया 3000 प्लस का 30m इजकल्स टू ये 100 का यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा 4650। कोई दिक्कत, तो ये 30m की वैल्यू क्या आ जाएगी 1650। समझ गए, तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी, m की वैल्यू आ जाएगी 3 5 जा 15 3 5 जा 15, तो m आप तुम्हारा ये 55 है। अब देखो अब दिमाग में रखना है, ये 15 है, ये 30 है, ये 55 है, ये 75 है, ये 90 है। समझ में आ गया। अब हम लोगों को देखो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन में जैसे यहाँ पे 80 लिखा है, यहाँ भी 80 लिखा है, यहाँ भी 80 लिखा है, यहाँ भी 80 लिखा, तो 80 का और 100 के बीच में 90 आएगा, इसका लास्ट ऑप्शन तो क्या होगा 80 ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो 75, अगर हम लोग यहाँ पे 80 रखते हैं, ठीक है पहला ऑप्शन उठा रहे हैं, और यहाँ पे 60 रखते हैं तो इसका तो बीच में 70 आएगा, यहाँ तो 75 लगा, इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है ना, ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता है, ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, यहाँ पे तो 80 ही रहेगा। अब यहाँ पे जब 80 रहेगा और बीच में हमको 70 लाना है तो इसका मतलब हमें यहाँ पे 70 लाना पड़ेगा, तभी तो 75 होगा। तो देखो 80 के बाद 70 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसका मतलब या तो बी है या सी, ये डी भी खत्म हो गया। उसके बाद में अभी वाला खेल हो गया। अब यहाँ पे हम लोग 70 ले आएंगे, हम लोग यहाँ पे क्या ले आएंगे x4 की वैल्यू 70 है, और यहाँ पे हम लोग को कौन सा नंबर लाएं जो हमारा मिडिल क्या हो जाए 55 हो जाए। तो देखो 70 में अगर 40 जोड़ते हैं
तो हमारा कितना आएगा 110, और 110 का डिवाइड करते हैं 2 से तो 55 आएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी एकदम से करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ 40 होगा, यहाँ पे 40 होगा, यहाँ 20 होगा, यहाँ पे आपका 20 होगा, यहाँ 10 होगा। आप लोग देख सकते हैं 10-20 के बीच में मिडिल कितना है 15, 20-40 के बीच में मिडिल कितना है 30। तो ये समझ गए ना। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसका सी ऑप्शन एकदम से करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है, ये भी गलत है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो अब आपका मीन पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। मीन में हमने आपको सब कुछ पढ़ा दिया है, ठीक है। मीन में हमने आपको एवरीथिंग पढ़ा दिया है। मीन आपका जो क्लास इंटरवल वाले कैसे सॉल्व करते हैं उसका मिड वैल्यू निकालो, उसके बाद में उसकी फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करो, और फार्मूला आपको पता है सिग्मा एफ एक्स इक्वल्स टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ इक्वल्स टू एक्स बार। तो जो आपका मीन होगा वो आपका निकल के आ जाएगा। मीन में हमने आपको स्केलिंग भी बताई है कि अगर किसी भी मान लो नंबर दिए हैं, उसमें हर नंबर में कुछ भी जोड़ा जाए, कुछ भी घटाया जाए, कुछ भी मल्टीप्लाई किया जाए, कुछ भी ऐड किया जाए, तो वही आपको सेम चीज़ मीन के साथ भी कर देनी है। समझ गए ना बात को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है द ऑब्जर्वेशन 29, 32, 48, 50 x x प्लस 2 72, 78, 84, 95 आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द x इफ द मीडियन। ओके, तो अब यहाँ से आप लोगों का क्या स्टार्ट हो गया, यहाँ से आप लोगों का स्टार्ट हो गया मीडियन। क्या स्टार्ट हो गया मीडियन, क्या स्टार्ट हो गया मीडियन। अब देखो मीडियन भी आपके दो तरीके से कराए जाएंगे। एक तो डेटा आपका होगा वो आपका अनग्रुप्ड होगा, एक आपका जो डेटा होगा वो क्या होगा अनग्रुप्ड होगा, और एक आपका जो डेटा होगा वो क्या होगा ग्रुप्ड होगा, ठीक। तो जो आपका अनग्रुप्ड डेटा होगा उसमें सपोज नंबर लिखा होगा 1, 5, 8, 11 और 19। जैसा हमने आपको बताया था जब सेंट्रल टेंडेंसी की डेफिनेशन बताई थी, मीडियन का मतलब होता है ऐसा नंबर जो बिल्कुल मिडिल में हो वो आपका मीडियन कहलाता है। ऐसा नंबर जो बिल्कुल ही मिडिल में हो वो आपका क्या कहलाता है मीडियन कहलाता है। इसका मतलब ये हुआ किसी भी जो ऑब्जर्वेशंस हैं उनका मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले स्टेप फर्स्ट, इसमें आपको कुछ स्टेप फॉलो करनी पड़ेगी। स्टेप फर्स्ट में लिखा है कि वो सारे ऑब्जर्वेशंस हैं उनको आप या तो असेंडिंग ऑर्डर में लिख लो, ठीक है, या तो आप छोटे से बड़े के क्रम में लिख लो या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लो, ठीक है, या तो असेंडिंग ऑर्डर में लिख लो या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लो। लिख लिए। उसके बाद में स्टेप 2, स्टेप 2 में क्या है देखो, उसके बाद में उसका टोटल नंबर निकालना है। क्या निकालना है टोटल नंबर, कितने टोटल नंबर है। तो टोटल नंबर सपोज मान लो 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ वाले में तो 5 है। तो देखो या तो आपका टोटल नंबर ऑड हो सकता है और या तो आपका टोटल नंबर इवन हो सकता है, दो ही केस है। अगर आपका टोटल नंबर ऑड हुआ, अगर आपका टोटल नंबर क्या हुआ ऑड हुआ, तो उस वाले केस में आपको क्या करना है n+1/2 एथ टर्म निकालना है। कौन सा टर्म निकालना है n+1/2 एथ टर्म, और वही आपका किसके इक्वल हो जाएगा, वही आपका किसके इक्वल हो जाएगा मीडियन के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा इवन में क्या करना है, इवन में देख लीजिए, इवन में क्या करना है, इवन में आपको सबसे पहले n/2th टर्म निकालना है, सबसे पहले n/2th टर्म निकालना है। उसके बाद में फिर आपका जो n/2th टर्म था उसमें एक जोड़े, मतलब उसका जो नेक्स्ट टर्म है, उसका जो नेक्स्ट टर्म है वो निकालना है। उसके बाद में उन दोनों का सम करके डिवाइड बाई 2 करना। क्या ये हम कहते हैं कि n/2th टर्म और उसके नेक्स्ट टर्म का एवरेज ले लेना है। तो ये आपका हो जाएगा मीडियन का कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब जैसे इस वाले में देखिए ऑलरेडी इसमें असेंडिंग ऑर्डर में दे रखा है, तो टोटल नंबर n की वैल्यू इसमें कितनी है, n की वैल्यू इसमें 5 है। इसका मतलब हमको कौन सा टर्म, ये n तो ऑड है मेरा, तो हमको जो मीडियन निकालनी होगी, तो हमको जो मीडियन निकालनी है वो क्या होगा 5+1/2th टर्म, 5+1/2th टर्म, तो ये हो जाएगा 6/2 मतलब कि थर्ड टर्म। तो हमको थर्ड टर्म निकालना है, तो आप लोग थर्ड टर्म देखिए कौन सा है 8, तो इसका जो मीडियन होगा वो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो ये मीडियन का कॉन्सेप्ट है, आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। अभी ये अनग्रुप्ड वाला हम आपको बताएं, बाद में हम आपको ग्रुप्ड वाला भी बताएंगे, ग्रुप्ड में कंटिन्यूस वाला भी बताएंगे, ठीक है। तो ये आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। चलिए हम इसको रफ करते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिया गया है, हमको कुछ नंबर दिए गए हैं और उस नंबर का मीन दिया गया है, वो मीडियन दिया गया है, और मीडियन देके हमको कुछ वैल्यू पूछिए तो हम आपको बताएंगे। देखो क्या पूछा है, हमसे कहा है द ऑब्जर्वेशंस 29, 32, 48, 50। तो आपको दिख रहा होगा ये सारे ही ऑब्जर्वेशन असेंडिंग ऑर्डर में उसने ऑलरेडी लगा के दिए गए, तो इसका मतलब आपका काम हल्का कर दिया, ठीक है। अब टोटल नंबर कितने, अब स्टेप 2 में तो टोटल नंबर थे, टोटल नंबर इसमें कितने हैं उसके पास में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, टोटल नंबर 10। 10 का मतलब क्या है इवन नंबर, ठीक है। तो जो मीडियन होगा, मीडियन का क्या होगा 10/2th टर्म, 10/2th टर्म प्लस 10/2 प्लस 1, 10/2 प्लस 1th टर्म, ठीक है, डिवाइड बाई 2। तो ये हो जाएगा 5th टर्म और ये हो जाएगा 6th टर्म। तो 1, 2, 3, 4 5th टर्म ये हो जाएगा, 6th टर्म ये हो जाएगा, ठीक है। ये आपको दो टर्म दिख रहे हैं, तो ये दो टर्म क्या हो जाएंगे x प्लस 2 डिवाइड बाई 2। अच्छा मीडियन कितनी दी है, मीडियन आपको 63 दी है, तो ये इधर कितना आ जाएगा
63 इक्वल्स टू ऊपर हो जाएगा 2x प्लस 2 डिवाइड बाई 2। तो देखो 2 कॉमन ले लेंगे तो यह आ जाएगा x प्लस 1 डिवाइड बाई 2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो x की वैल्यू क्या है, ये 1 उधर चला जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 62। देखा ना, बहुत ईजी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था। तो ऐसे क्वेश्चन भी बेसिक वाले क्वेश्चन है आपके एग्जाम में आते हैं, तो आप लोग प्लीज़ इसके लिए प्रिपेयर रहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लिखा है ए वेरिएट x टेक्स वैल्यू 29375432210 व्हाट इज द मीडियन। देखो कितना ईजी क्वेश्चन पूछा है। सबसे पहले क्या करोगे, स्टेप 1 असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे, तो सबसे पहले 2, ठीक है, ये वाला हटा दो, फिर उसके बाद में फिर 2, ये वाला भी हटा दो, फिर उसके बाद में फिर कितना आएगा 3, 3 कितना है 2 टाइम्स है तो ये दोनों भी गए, फिर उसके बाद में 4, ये भी गया, फिर उसके बाद में 5, ये भी गया, फिर उसके बाद में 7, फिर 9, फिर 10, 7 9 10 सारे लिख गए। तो टोटल नंबर कितने थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अब 9 n जो है आपका क्या है 9, 9 का मतलब क्या है ऑड, भाई 9 का मतलब तो ऑड है, इसका मतलब 9 प्लस 1/2, 9 प्लस 1/2th टर्म, तो 10/2th टर्म मतलब फिफ्थ टर्म। फिफ्थ टर्म कौन सा होगा 1 2 3 4 5, 4 आंसर होगा, बी ऑप्शन एकदम से करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है इफ द मीडियन ऑफ x/5 x/4 x/2 x/3 वेयर x ग्रेटर देन 0 इज 8 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। देखो एक आपको दिया गया है x/5 x/4 x/2 और x/3। अब सबसे पहले इसको किस में लिखेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में लिख लो, ठीक है। तो असेंडिंग ऑर्डर में जब लिखेंगे तो सबसे छोटा कौन सा है, सबसे छोटा आपका है x/5, फिर उससे बड़ा है x/4, फिर उससे बड़ा है x/3, फिर उससे बड़ा है x/2, फिर सबसे बड़ा है x। ये आपका असेंडिंग ऑर्डर में लिख गया। फिर से यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है 5 है जो कि ऑड है, इसका मतलब n प्लस 1/2 मतलब 6/2 मतलब थर्ड टर्म। मीडियन क्या आएगा, मीडियन आपका क्या आ जाएगा, मीडियन आपका थर्ड टर्म आ जाएगा, और थर्ड टर्म में क्या है x/3, इसका मतलब 8 जो है वो उसकी वैल्यू है x/3, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 24। देखो कितना ईजी क्वेश्चन आपके एग्जाम में है। ऐसे क्वेश्चन करो 2.5 नंबर तो बहुत ईजी मिल जाएंगे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइफ ऑफ 90 टीवी ट्यूब्स हुज मीडियन लाइफ इज 17 मंथ इज एज फॉलोज। अब ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पिछली बार भी आया था और लगभग में हर ईयर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हमने इसलिए ये क्वेश्चन ले लिया। देखें हम नेक्स्ट स्लाइड खा लिए, बस अपना काम हो गया। तो देखो अब इस क्वेश्चन को समझ लो इस क्वेश्चन को क्या करते हैं। हम इस क्वेश्चन को लेके ही आपको समझाएंगे, ठीक है। हमें ये पूरा बनाना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे लाइफ ऑफ टीवी ट्यूब्स, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे अगर हम नॉर्मल फ्रीक्वेंसी लिख दें तो समझ में आएगा ना आपके, यहाँ पे हम x लिख दें तभी समझ में आएगा ना आपके। और यहाँ पे एक नया टर्म लिख रहे हैं जिसको बोलते हैं क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं क्लास के फर्स्ट में कि क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ठीक है। चलो ये आपका फिर लिखेंगे 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25 एंड 25 to 30, इतना आपको दिया है। 0 to 5 में 3 है, 5 to 10 में 12 है, उसके बाद में 10 to 15 में x है, फिर यहाँ पे 35 है, फिर यहाँ पे 22 है, फिर यहाँ पे 4 है। क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने आपको क्या बताई थी, यहाँ पे 3 होगी, फिर 3 में 12 ऐड करेंगे तो आपका 15 आ जाएगा, 15 में x ऐड करेंगे तो आपका 15 प्लस का x आ जाएगा, फिर 15 में 35 ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 50 प्लस का x, ठीक है। उसके बाद में 50 प्लस x में 22 ऐड करेंगे तो आएगा 50 प्लस x प्लस 22, उसके बाद में 4 ऐड करेंगे तो आएगा 54 प्लस का x प्लस का 22। इस तरीके से आपको हर टेबल बनानी है, टेबल बन जाएगी। टेबल बनने के बाद में आपको क्या करना है, सबसे पहले टेबल बन गई, टेबल बनने के बाद में आपको n लेना है। क्या लेना है, n। n क्या होता है, नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ, n क्या होता है, n होता है आपकी, ये आपका जो टोटल फ्रिक्वेंसी है इसको आप ऐड करेंगे। हालांकि इसको ऐड करने से ही ये आया 54 प्लस XY। अच्छा 54 प्लस XY की वैल्यू ऑलरेडी दे रखी है, देखो लिखा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइफ 90 टीवी ट्यूब्स। टीवी ट्यूब्स टोटल कितनी है, टोटल है 90, और हम लोगों ने टोटल ऐड किया है तो कितना आया, तो टोटल हम लोगों ने ऐड किया वो आया 54 प्लस x प्लस वाई। तो 54 प्लस x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है 90 है, तो यहाँ से x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई 36 आ गई। अभी इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल के चलेंगे, ठीक है। अच्छा हम यहाँ पे क्या बता रहे हैं आपको, हम यहाँ पे इतनी बात बता रहे हैं, हम आपके क्या बता रहे हैं, हम यहाँ पे इतनी बात बता रहे हैं आपको क्या कि, हम यहाँ पे इतनी बात बता रहे हैं क्या कि सबसे पहले आपको n लेना है, n आपका दिया गया है 90, n ले लिया। उसके बाद में निकालना है ny2th टर्म। क्या निकालना है, ny2th टर्म। क्या निकालना है, ny2th टर्म। तो ny2th टर्म क्या होगा 90/2 मतलब 45th टर्म। कौन सा निकालना है, 45th टर्म निकालना है। अब देखो 45th टर्म आपको यहाँ से निकालना है, इस जगह से निकालना है। इनमें कहीं आपको 45 दिखा होगा, चूँकि ये XY के टर्म में दिया गया तो आपको पूरा अच्छे से समझ में नहीं आ रहा होगा, बाकी हम आपको समझाते हैं। एक होती है मीडियन क्लास। क्या होती है, मीडियन क्लास।
मीडियन क्लास वो होती है जिसमें आपकी क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 45th टर्म वहाँ पर प्रेजेंट होता है, उसको हम लोग मीडियन क्लास बोलते हैं। हालांकि इस क्वेश्चन में आपको मीडियन दे दी गई है 17 मंथ, तो मीडियन आपको ऑलरेडी पता है कि आपको मीडियन क्या है, 17 है मीडियन आपकी। अगर मीडियन आपकी 17 है, इसका मतलब मीडियन इसमें नहीं होगा, 0 to 5 में, 5 to 10 नहीं होगा, 10 to 15 नहीं होगा, मीडियन आपका 15 to 20 में होगा। 15 to 20 के बीच में ही 17 आता है, तो ये आपको मीडियन क्लास दे दी गई है। ये आपकी मीडियन क्लास इसमें ऑलरेडी दे दी गई, नहीं तो हम लोग को मीडियन क्लास निकालनी पड़ती है। अच्छा, जो हम लोगों को मीडियन यहाँ पर हम लिख देंगे, ये क्या है, मीडियन क्लास। ये हम लोग की क्या है, मीडियन क्लास। मीडियन क्लास में ये इसकी होती है लोअर लिमिट और ये इसकी होती है अपर लिमिट। ये मीडियन क्लास की फ्रिक्वेंसी होती है, ठीक है। ये और मीडियन क्लास के जो ऊपर वाली हम लोग अभी फार्मूला भी लिखेंगे, उसमें हम लोग प्रीवियस क्युमुलेटिव फ्रिक्वेंसी लेते हैं ऊपर वाली, ठीक है। 45th टर्म कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रेजेंट होगा। समझ में आ गया इतनी बात, कोई दिक्कत, कोई समस्या, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या लिखा है, क्वेश्चन लिखा है व्हाट इज द लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। अब मीडियन क्लास तो ये है, मीडियन क्लास की लोअर लिमिट क्या है, 15 है, तो इसका मतलब बी ऑप्शन एकदम से करेक्ट होगा, 14 का बी हो गया। व्हाट इज द मिसिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ बाई, यानी कि आपको बाई की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। नीचे क्या लिखा है, व्हाट इज द क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। और इसमें मॉडल भी उसने पूछ लिया है, कोई नहीं, हम आपको सब एकदम ईजिली समझाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम लोगों ने 45th टर्म निकाल दिया है। 45th टर्म हम लोगों को पता नहीं है, तो हम लोग एक काम करेंगे, यहाँ से इतनी चीज़ नोट कर ली, हम इसको ये भी रखेंगे। अब हम आपको मीडियन का फार्मूला बताते हैं। ये जो हम लोगों ने n/2 टर्म निकाल लिया, 45th टर्म निकाल लेंगे, वहाँ से मॉडल क्लास निकाल लेंगे, चूँकि मीडियन क्लास निकाल लेंगे, चूँकि इस क्वेश्चन में मीडियन क्लास ऑलरेडी आपको दी गई हुई है। इसका मतलब ये है कि हम लोग इसमें से मीडियन क्लास निकालेंगे नहीं, दी गई है तो हम डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे। क्या, मीडियन इक्वल्स टू, फार्मूला देखिए क्या होता है, L प्लस n/2 माइनस का F n/2 सॉरी माइनस का C n/2 माइनस का C डिवाइड बाई F इंटू H। ये फार्मूला आपका होता है मीडियन का। ये किसका फार्मूला होता है, मीडियन का फार्मूला होता है। तो अभी हम ऊपर से थोड़ा सा रफ कर रहे हैं, आप लोग अपनी कॉपी में ये ऑलरेडी सारी चीज़ें रखना, ठीक है। ये हम यहाँ पे से रफ कर दे रहे हैं, ठीक। अब देखिए, अब आपको ये बताओ मीडियन कितना दिया है, मीडियन आपका 17 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 17 इक्वल्स टू L कितना है, L आपका 15 है, लोअर लिमिट। L का मतलब ये है लोअर लिमिट, M का मतलब है मीडियन, ठीक है, प्लस n/2 की वैल्यू हमने अभी ऑलरेडी निकाली थी 45 माइनस, ठीक है। अच्छा, C हमने आपको बताया, C आपका ये लिखा हुआ है CF। आपको मीडियन क्लास के जो ऊपर वाली जो फ्रिक्वेंसी है क्युमुलेटिव वो लेनी है C के उसमें, ठीक है, 15 प्लस x। तो हम यहाँ पे क्या रखेंगे, माइनस का 15 और माइनस का x, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है, डिवाइड बाई। अच्छा, F कितना है, F आपका ये है, F की वैल्यू आपका 35 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 35 और इंटू में आपका दिया गया, इंटू में H कितना है, H आपका डिफरेंस होता है 20 में से 50 माइनस करेंगे तो 5 आएगा, तो H आपका इंटू 5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अच्छा, ये हम लोग कर सकते हैं कि 17 माइनस का 15 इक्वल्स टू 45 में से 15 जाएगा तो 30 माइनस का x डिवाइड बाई 35 इंटू में 5, ठीक है। तो 5 7 जा 35, ये आपका यहाँ से 2 आया, 2 में 7 का मल्टीप्लाई होगा, ये आपका 30 माइनस का x आ जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू होगी 30 माइनस का 14, तो x की वैल्यू क्या होगी, 16 हो जाएगी x की वैल्यू, ठीक है। अब अगर x की वैल्यू यहाँ पे हम देखो 16 रखेंगे तो बाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 20 हो जाएगी। तो हम लोगों से पूछा है मिसिंग फ्रिक्वेंसी ऑफ बाई, तो बाई की वैल्यू होगी 20। अब हमसे मॉडल क्लास पूछ रहा है, हम आपको मॉडल क्लास भी समझाएंगे, बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो आपका 40 हो गया, 41 हो गया, 42 अभी हम लोग होल्ड पे रखते हैं। इसी क्वेश्चन को हम इस पर अभी दोबारा लौटेंगे जब फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से सेम क्वेश्चन दिया गया, ये हम आप लोगों को होमवर्क के लिए दे रहे हैं। किसके लिए दे रहे हैं, होमवर्क के लिए दे रहे हैं। फॉलोइंग द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइफ लेंथ इन आवर्स 100, तो आपका टोटल नंबर n दे दिया है, n की वैल्यू आपको 100 दे दी गई है, ठीक है। उसके बाद में मीडियन आपको दे दिया गया 20, मीडियन आपको कितना दे दिया गया 20। तो आप लोग डायरेक्ट फार्मूला क्या लगाएंगे, मीडियन इक्वल्स टू L प्लस n/2 माइनस का C अपॉन में F इंटू में H, ठीक है। तो ये आपका कितना हो जाएगा, हम यहाँ से आपको बता दे रहे हैं, हिंट दे रहे हैं 20 इक्वल्स टू। यहाँ से हमको क्या निकालनी पड़ेगी, मीडियन क्लास निकालनी पड़ेगा। मीडियन क्लास 20 है, तो 20 किस में आएगा, 20 आपका इसमें आएगा, तो ये आपकी मीडियन क्लास है, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे 7, यहाँ पे 7 प्लस x और यहाँ पे 47 प्लस x आएगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 18.5, लोअर लिमिट इसकी क्या है 18.5 है, प्लस n/2 मतलब 100/2 मतलब 50 माइनस ये आपका c क्या है, c आपका है 7 माइनस x, ऊपर वाला ये है ना, ये हमारा c होता है, डिवाइड बाई f कितना है, f आपका 40 है और इंटू में h आपका कितना है 5 का गैप है, आप लिखेंगे 5 8 जा 40 हो जाएगा। ये इधर ले आएंगे तो 20 में से 18.5 जाएगा तो 1.5 बचेगा, ये आपका जाएगा 43 माइनस का x डिवाइड बाई 8 का उधर चला जाएगा तो 15 8 जा 120 होता है, 12 इक्वल्स टू 43 माइनस का x, तो x की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी 30 बना गई x की वैल्यू। अब देखो x की वैल्यू 30 बना गई, तो आपको भी दिख रहा होगा सी ऑप्शन दिख रहा है,
सी है 31 और 10, तो हम लोग बाई की निकाल देते हैं। तो अभी हो जाएगा 7, ये आपका हो जाएगा 31, ये आपका 40, ये बाई, ये 10 और ये 2, पूरा 100 है। तो 7 और 31 कितना हो जाएगा, सॉरी 7 और 31 38 और 2 40 40 40 80 80 10 90 और पूरा क्या है 100, तो 100 में से 90 जाएगा 10 बचेगा, तो बाई की वैल्यू भी क्या आ गई, बाई की वैल्यू आपकी 10 आ गई। तो ये इजी क्वेश्चन था, ठीक है। आप लोग इसका प्लीज़ प्रैक्टिस करिए तो आपको समझ में आएगा। अब हम इसी क्वेश्चन में आपको मॉडल क्लास समझाते हैं, फिर आगे हम आपको मॉडल क्लास का पूरा, अब हमें आपको यहाँ पे हम ये रफ करते हैं, यहाँ पे हम ये रफ करते हैं, ये हम यहाँ पे ये आपका बना हुआ है, ये हम ऐसे बना देंगे। अब हम लोगों को क्या निकालनी, हम लोगों को मॉडल क्लास निकालनी है, यहाँ पे ये हो जाएगा, ठीक है। ये तो हम लोग की मीडियन क्लास, ये हम लोग की कौन सी क्लास है, मीडियन क्लास। तो अब यहाँ पे वैल्यू रख दे रहे हैं, यहाँ पे आएगा 7, यहाँ पे आएगा 31, यहाँ पे आएगा 40, यहाँ पे आएगा 10, यहाँ पे आएगा 10, यहाँ पे आएगा 2, क्लियर। अब हम लोग एक कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं जिसको नाम है मॉडल क्लास। आपको जब हम मॉड पढ़ाएंगे तब उसमें हम बताएंगे मॉडल क्लास क्या होती है। अभी थोड़ा जान लो कि जितनी फ्रिक्वेंसी मॉडल, मोड का मतलब हमने आपको बताया था कि कोई वैल्यू कितनी बार रिपीट करेगी वही उसकी मॉड वैल्यू होती है, राइट। तो मोड में हम लोग यहाँ पे देखेंगे हम लोग की जितनी फ्रिक्वेंसी किस में ज़्यादा है, फ्रिक्वेंसी ज़्यादा किस में है, वो वाली क्लास को मीडियन क्लास बोलेंगे। तो देखो 7 31 40 10 10 2, तो ज़्यादा किस में, 40 में ही ज़्यादा है, तो इसका मतलब यही इसकी मॉडल क्लास। मॉडल क्लास की लोअर लिमिट 18.5 है और अपर लिमिट 23.5 है। समझ में आ गया ना बात को। तो हम लोगों की जो मॉडल क्लास है वो कितनी है, 40 है। तो आप देखो ऊपर वाली क्लास में देख लेते हैं, ऊपर वाले क्लास में देख लेते हैं। तो हम देखो यहीं पर लिख रहे हैं, सारी वैल्यू यहाँ पर लिख दे रहे हैं। जैसे मान लो 3 12, एक्स की वैल्यू कितनी थी, 16 थी, ये ऑलरेडी 35 है। बाई की वैल्यू कितनी थी, बाई की वैल्यू 20 थी और ये वैल्यू है 4। अब बताइए इसमें सबसे ज़्यादा कौन सी वैल्यू है, सबसे ज़्यादा आपकी 35 है। तो इसका मतलब जो आपकी मीडियन क्लास, अब इसकी उसने क्या पूछी, क्युमुलेटिव फ्रिक्वेंसी पूछी है। तो 50 + x, 50 + x का मतलब 50 + 16, तो आपका क्या आ जाएगा 66। सी ऑप्शन एकदम से करेक्ट ऑप्शन। तो ये मॉडल क्लास की उसने क्युमुलेटिव फ्रिक्वेंसी पूछी है, ठीक है। तो मॉडल क्लास इसमें, तो इन दोनों क्वेश्चन में तो मॉडल क्लास जो है वो मीडियन क्लास के इक्वल आ गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है द मीडियन ऑफ 19 ऑब्जर्वेशंस। तो 19 ऑब्जर्वेशंस लिए गए, x1 x2 x2 x3 डॉट 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 x19, उनकी मीडियन 30 है। क्लियर, समझ गए ना बात को, ओके डन। उसके बाद में 2 मोर ऑब्जर्वेशंस आर एडेड, द वैल्यू ऑफ दिस इज 8 and 22। तो 8 का मतलब, अब मेरी बात सुनो, ये जो 30 है, ये जो 30 है वो कौन सा टर्म होगा भाई, टोटल 19 है, यानी की वैल्यू क्या है 19 है। इसका मतलब 19 + 1/2 20/2 में 10 टर्म होगा। तो यहाँ पे कहीं x10 होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू 30 होगी, तभी तो आया होगा मिडिल क्लास, मिडिल होता है ना मीडियन का मतलब। तो अब उसने क्या किया, 2 ऑब्जर्वेशन 80 को जोड़ा और 32 को जोड़ा। अब हमको एक बात बताओ, हम लोगों ने तो ये असेंडिंग ऑर्डर में लिख रखे हैं, इसका मतलब 8 इसके कहीं पहले होगा और 32 इसके कहीं बाद में होगा। समझ में आ गया ना भाई। अब यहाँ पे 8 इसके कहीं पहले होगा, 32 इसके कहीं बाद में होगा। अब टोटल ऑब्जर्वेशन होगा 21। समझ गया ना बात। अब जब जैसे ही 8 इसके कहीं पहले होगा तो यहाँ पे जो ये इसकी ये जो x10 था, x10 30 था, वो x10 30 ना होकर अब x11 हो जाएगा। देखो कैसे होगा, हम लोगों ने x1, x2, x3 और यहीं पे बीच में हम लोग 8 रख दे रहे हैं, ठीक है। अब जैसे हम 8 रखेंगे तो मेरा जो x11 वाला नंबर होगा वो अब 30 हो जाएगा, क्योंकि पहले x10 था लेकिन अब उसमें एक वैल्यू 8 और रख दी है। समझ गए। और ऐसे ही करके पीछे हम एक वैल्यू 32 रख देंगे और बाद में मेरा क्या हो जाएगा x21, ऐसे करके आ जाएगा। अब टोटल नंबर हो गए, यानी कि वैल्यू टोटल क्या हो गई 21, जो कि अगेन ऑड है। तो 21 + 1/2, तो ये क्या हो जाएगा 22/2, मतलब 11 टर्म। तो अगेन इसकी जो मीडियन होगी 30 होगी, इसलिए ऑप्शन नंबर बी एकदम से करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मोड। अच्छा देखिए मोड आ गया है, तो मोड वाली चीज़ आप लोग समझ लीजिए। मोड क्या होता है, मोड आपका होता है कोई भी वर्ड कितनी बार रिपीट कर रहा है, बस भाई उसका क्या कहलाता है, मोड कहलाता है। तो इस क्वेश्चन में देखिए 23 बार रिपीट हुआ है, 21 1 2 3 4 5 बार रिपीट हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7, ये आपका 7 बार रिपीट हुआ है। ऐसे करके हम लिख लेते हैं, ये 3 बार रिपीट हुआ है, ये आपका 5 बार रिपीट हुआ है, ये 7 बार रिपीट हुआ है, 23 1 2 3 4 5, ये भी 5 बार रिपीट हुआ है, ये 2 बार रिपीट हुआ, 1 बार रिपीट, सबसे रिपीट हुआ 22। सी आपका एकदम से करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट, ए वेरिएट x टेक्स वैल्यू 2 3 4 2 5 4 3 2 1 मोड। अब देखो 2 कितनी बार रिपीट हुआ, 1 2 3, तो 2 आपका 3 टाइम्स रिपीट हुआ है, ठीक है। उसके बाद 3 कितनी बार रिपीट हुआ है, 3 आपका 1 2 ओनली 2 टाइम्स रिपीट हुआ है। 4 भी आपका 2 टाइम्स रिपीट हुआ है, ठीक है। 1 भी आपका 1 तो 1 ही टाइम रिपीट हुआ है, 5 भी 1 टाइम रिपीट हुआ है, यानी मतलब 2 ही आपका ऑप्शन होगा जो सबसे ज़्यादा टाइम रिपीट हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए एकदम से करेक्ट। मोड देखो कितना आसान है। नेक्स्ट मोड में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द वेट ऑफ द 20 स्टूडेंट्स, और इसमें आपका मोड पूछा गया। तो देखो अब हम लोग ये मोड कौन सा पढ़ रहे हैं, ग्रुप डेटा का पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी इसकी निकालनी पड़ेगी। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे क्या, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या लिखेंगे,
हालांकि क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कोई मतलब नहीं, फिर भी हम आपको बता दे रहे हैं। क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तो आपको निकलना ही है ना, तो 2, इसमें 10, फिर 16, फिर 20, तो एन की वैल्यू आपकी 20 आ गई। अब मॉडल क्लास हम लोग आपको ऑलरेडी निकाल के बता चुके हैं, जो टर्म सबसे ज़्यादा आया बस वही मॉडल क्लास है। सबसे ज़्यादा क्या, 8 आया, ये हमारा मॉडल क्लास है, ठीक है। ये मॉडल क्लास की लोअर लिमिट है, ये मॉडल क्लास की अपर लिमिट है। अब मोड का फार्मूला क्या होता है, मोड इक्वल्स टू होता है L प्लस F1 माइनस L प्लस F1 माइनस FO अपॉन 2 F1 माइनस FO माइनस F2 इंटू H। सबका मीनिंग समझ लेते हैं। ये 8 जो है वो मॉडल क्लास की फ्रिक्वेंसी है, इसके ऊपर की फ्रिक्वेंसी इसकी प्रीवियस फ्रिक्वेंसी, इसको F0 से रिप्रेजेंट करते हैं, और F2 तुम्हारा 6 है। तो मोड हम लोगों को निकालना है, तो मोड इक्वल्स टू क्या आएगा, लोअर लिमिट किसकी, 45, मॉडल क्लास की लोअर लिमिट 45 प्लस F1 कितना है 8 माइनस F0 कितना है 2 डिवाइड बाई 2 इंटू 8 मतलब 16 माइनस का 2 माइनस का 6 इंटू H, इन दोनों के बीच का गैप मतलब 5। तो मोड कितना आ जाएगा 45 प्लस का 6 डिवाइड बाई 16 में से 8 जाएगा तो 8 इंटू में 5, ठीक है। तो 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, तो ये आपका आ जाएगा 45 प्लस का 15/4। 15/4 क्या होता है, 15/4 आपका होता है 4 3 जा 12, 3 अब बचा 4 7 जा 28, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 48.75 kg, ठीक है। तो ये आपका मोड निकल के आ गया। अब ऐसे ही देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम क्वेश्चन दिया है, इसमें मॉडल क्लास पूछ रहा है, तो मॉडल क्लास तो आप लोग डायरेक्ट बता सकते हो, मॉडल क्लास की क्या है 12th, भाई यही तो है मॉडल क्लास, यही दी गई मॉडल क्लास। मॉडल क्लास की लोअर लिमिट 30 है, 40 है। अब हमें आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसका मोड क्या होगा, ठीक है ना। फार्मूला आपको बता चुके हैं, मोड का फार्मूला होता है, फिर से बताते रहे, L प्लस F1 माइनस FO अपॉन में 2 F1 माइनस FO माइनस F2 इंटू में H। ये तुम्हारा F1 है, ये तुम्हारा FO है, और ये तुम्हारा F2 है, ठीक है, समझ गए ना। तो आप लोग ये इसका आंसर यहाँ से निकाल के हमको कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है, ठीक है ना, कमेंट सेक्शन में बताइए। नेक्स्ट, रिलेशन अमॉन्ग मीन मीडियन मोड, तो ये आप लोग ध्यान रखिए, मीन मीडियन मोड में रिलेशन होता है मोड इक्वल्स टू 2 मीडियन माइनस 2, वो 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो सपोज आपको दे दिया जाए कि कोई ऑब्जर्वेशन है, उनका में मीन आपको दिया जाए, सपोज उसका मीन 20 है, मीडियन आपको दे दिया जाए, मीडियन आपका क्या है 30 है, ठीक है। बस ऐसा पॉसिबल नहीं, हम एक बता रहे हैं, तो आपका मोड कितना आएगा, तो मोड इक्वल्स टू आएगा 3 इंटू 30 माइनस 2 इंटू 20, ठीक है। तो आपका 90 माइनस का 40, तो आपका मोड आपका 50 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग ये भी निकालते हैं। तो नेक्स्ट, थैंक यू सो मच, आप लोगों ने बहुत सारा हमें सहयोग दिया है, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है, पहले तो जो क्वेश्चन दिया उसका आंसर बताना है, और साथ में ये भी बताना है कि आपको ये क्लास कैसी लगी। और हालांकि ये क्लास काफ़ी थोड़े दिनों से आ रही है, लेट होके आ रही है, लेकिन कोई नहीं, आपको धीरे धीरे क्लास आपको मिलती जाएगी। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन इसमें समझ में ना आया हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख दें, मतलब लिख दीजिएगा, और हम आपको अच्छे से समझा देंगे, ठीक है। तो ये आपको स्टैटिस्टिक्स का पहला पार्ट था, अभी दूसरा पार्ट भी इसका आएगा, जल्दी आएगा। और हम चाहते हैं कि आपके एग्जाम से पहले ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो डाल दें, और हम देखो इसीलिए हम सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स की वीडियो लेके आए, ठीक है ना। क्यों लेके आए, क्योंकि हमको मालूम है ये बहुत ही ईजी है, और इससे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, कम से कम 10 क्वेश्चन तो एटलीस्ट आते हैं, तो आपके 25 मार्क्स कवर करेंगे यहाँ से, ठीक है। हमने आपको ऊपर एक चीज़ बताना भूल गए, या फिर दोबारा से देख लीजिए, चाहे मीन हो, चाहे मोड हो, चाहे मीडियन हो, तीनों में ही चाहे कुछ भी ऐड करें, चाहे कुछ भी डिवाइड करें, चाहे कुछ भी मल्टीप्लाई करें, और चाहे कुछ भी सब्ट्रैक्ट करें, आपका मीन मोड मीडियन कि किसी भी ऑब्जर्वेशन में अगर ये सब हम चीज़ें कर रहे हैं तो सेम चीज़ आपको उसमें साथ में करनी है, मीन में भी करनी है, मोड में भी करनी है, और मीडियन में भी करनी है, ये तीनों के साथ में होता है, ठीक है। तो ये इस पे ऊपर भी आपके बेस्ट क्वेश्चन आते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग आगे क्लास में मिलते हैं, ठीक है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।